नमस्कार सभी किसान कुछ लोग साथियों को। सोयाबीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि किसान साथियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। काफी प्रगतिशील किसानों ने वेबिनार ज्वाइन करा है, तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला और इस वेबिनार को ज्वाइन करा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस सोयाबीन वेबिनार में हम सब जुड़े हैं ये जानने के लिए कि सोयाबीन के पोषण प्रबंधन से उसके उत्पादन तक की सभी जानकारी। तो ये जानकारी हमें हमारे एनपीसीएल के हेड एग्रोनॉमिस्ट प्रमोद कुमार पांडे सर द्वारा मिलेगी। तो सर के लिए सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। और 40 वर्षों का अनुभव रहा है कृषि क्षेत्र में, ताकि आपको सभी सवालों के जवाब दे सकें। बात करेंगे, आप अपने सवाल सर से पूछ सकते हैं और आपको जवाब मिलेंगे। और मैं यही कहूंगी कि सर के 40 वर्षों के अनुभव का पूरा लाभ दें। तो सर आपसे अनुरोध है, पांडे सर आप वेबिनार की शुरुआत करें। थैंक यू दिव्या। हमारे सभी यहाँ पर जुड़े हुए किसान भाई, हमारे रिटेलर्स, डीलर्स और आरएमपीसीएल के हमारे सारे कलीग्स, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आरएम फॉस्फेट की तरफ से। तो हम लोग काफ़ी दिनों के बाद पुनः मिल रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रेगुलर प्रोग्राम अटेंड करते हैं, और इस बीच में थोड़ा सा इस बार काफ़ी गैप हो गया। मूंग के बाद अब हम सोयाबीन पे ये संगोष्ठी कर रहे हैं। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपके कोई प्रश्न हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, और जब ये कार्यक्रम की समाप्ति हो जाए तो अपना हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका भी रिप्लाई हम प्रोग्राम के बाद करेंगे। सो साथियों, तो ये आरएम फॉस्फेट कंपनी, ये आरएम ग्रुप की कंपनी है। हम लोग वैल्यू एडेड फर्टिलाइजर बनाते हैं। वैल्यू एडेड फर्टिलाइजर, केमिकल्स में हम लोग बिजनेस है। एफएमसीजी में हम लोग बिजनेस करते हैं। एजुकेशन में भी हम लोग हैं ऑलरेडी, कुछ स्कूल्स हैं हमारे, और लॉजिस्टिक में बहुत बड़ा काम है। तो हमारा जो ये ग्रुप है काफ़ी डाइवर्सिफाई ग्रुप है, और डिफरेंट बिजनेस हम लोग करते हैं। हमारा आरएम फॉस्फेट का विजन है कि हम आप लोगों के बीच में एक ट्रस्टेड बिजनेस हाउस बनना चाहते हैं। किसी भी कंपनी को ट्रस्टेड बिजनेस हाउस बनने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हो, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जो जो मार्केट में आप प्रोडक्ट दे रहे हो उन पे लोगों को विश्वास हो, तभी ट्रस्ट पैदा होता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमारा विजन है कि हम ट्रस्टेड बिजनेस हाउस इस इंडस्ट्री के बनना चाहते हैं। ट्रस्टेड बिजनेस हाउस बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि एक तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हों, हमारे पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों। दूसरा, हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी हो। तो हमारा मिशन क्या है कि हमारा मिशन है फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट। सो हमारा मिशन ये है कि हमारा कस्टमर फर्स्ट हो, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हम जो भी काम कर सकते हैं वो कस्टमर के लिए करें। क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारा बेटर हो, और लॉन्ग टर्म हमारा ट्रस्ट हो कस्टमर के साथ। ये हमारा मिशन है। वैल्यूज क्या है, हमारे एथिक्स जो है, तो हमारी वैल्यूज क्या है कि हमारे एथिक्स जो है डूइंग, तो हमारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, हमारे एथिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। डूइंग राइट ऑलवेज, इंटीग्रिटी में हमारी ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पैशन में ड्राइविंग बाय द पर्पज होना चाहिए। जो भी पैशन हो उसका कुछ पर्पज होना चाहिए, वो पैशन कहलाएगा। ऑनरशिप होनी चाहिए, हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम जो भी ये बात आपसे कहें, आपसे जो भी ये करें, तो उस पर ऑनरशिप होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। रिजल्ट भी स्टैंड बाई, ऐसी हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लीडरशिप हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसके विजन क्लियर हो, और फैमिली ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ये कंपनी के वैल्यूज हैं, और पर्पज हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ये हमारे 8 जो है वैल्यूज हैं आरएम फॉस्फेट के। और उसके बाद हमारा जो पर्पज है, पर्पज हमारा बहुत क्लियर है कि हमारे सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, हमारा कस्टमर्स, एम्प्लॉय, पार्टनर, कम्युनिटीज, एनवायरनमेंट, वो सब एक साथ ग्रो करें, और एक साथ अच्छे तरीके से हम हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहें। तो ये हमारा पर्पज है। तो ये विजन, मिशन और वैल्यूज और पर्पज मैंने आपके साथ डिस्कस किया।
ये आपके सामने जो स्लाइड आ रही है, ये इतने सारे हमारे ये प्लांट्स हैं जिसमें हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं और B2B भी सेल करते हैं, जो डिटर्जेंट बार है, डिटर्जेंट पाउडर है, विम बार है, आपका इस तरीके के प्रोडक्ट बना के हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को देते हैं और वो हिंदुस्तान यूनिलीवर उनको सेल करता है। फर्टिलाइजर के हमारे 2 प्लांट हैं, एक धुले में है, एक देवास में है। वो दोनों प्लांट पे हम वैल्यू एडिड फर्टिलाइजर बनाते हैं। द वेदांस इंटरनेशनल स्कूल हमारा इंदौर में 2 स्कूल्स हैं और आप सबने नाम सुना होगा, खाई भी होगी, क्वालिटी बॉल्स की बहुत हाई क्वालिटी की आइसक्रीम का प्लांट हमारा हैदराबाद में है, जो कि इसका भी मार्केटिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर ही करती है। आपके पास तक जितना भी प्रोडक्ट हम भेजते हैं वो हमारी प्लांट पे बहुत हाई क्वालिटी की लेबोरेटरी है जिसमें कि टेस्टिंग होके जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड ऑफ द टेस्टिंग एंड द सेलिब्रेटेशन, जिसको NABCL बोलते हैं, उससे ये टेस्ट अप्रूव्ड है लेबोरेटरी। तो उससे टेस्टिंग होके सारा प्रोडक्ट आपको निकल के आपके पास तक जाता है। इसीलिए कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में कंप्लेंट्स नहीं आने के चांसेस 0% रहते हैं। अब ये जो हमने वेबिनार रखा है, ये जो संगोष्ठी रखी है, ये हमने सोयाबीन पे रखी है, जैसा आप सभी को मालूम होगा, और उसका जो सब्जेक्ट है इम्प्रूव कल्टीवेशन ऑफ द सोयाबीन क्रॉप। आप लोग बहुत लंबे समय से सोयाबीन करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरी ये 3री या 4थी वेबिनार है सोयाबीन पे। सोयाबीन की क्रॉप शुरू होने से पहले हम जरूर आप लोगों के साथ रूबरू होते हैं इस माध्यम से। तो आज हम फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ में आपके साथ डिस्कस करेंगे और हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म पे हमारे किसान भाई, रिटेलर भाई, डीलर भाई हैं, वो इन सब चीज़ों को अपनी खेती में लें। बहुत सारे किसान तो कर रहे हैं और वो हैं सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, उसमें कुछ ऐसी बड़ी चीज़ आपको नहीं बताएंगे। तो इसमें हम कवर करेंगे कि सीड ट्रीटमेंट, बीडीसाइड, डिजीज मैनेजमेंट और हायर यील्ड के लिए और हाई प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमको क्या छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। तो सोयाबीन की क्रॉप में आप देख रहे हो कि जैसे 40% प्रोटीन होता है, 20% इस क्रॉप में ऑयल होता है और इसकी यील्ड 25 से 30 क्विंटल्स तक हम लोग यहाँ पे लेते हैं हाईएस्ट। कंट्री वाइज, परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो ब्राजील सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देता है, अप्रोक्सीमेटली 40% प्रोडक्शन ब्राजील से आता है। यूनाइटेड स्टेट्स से उसमें 28% आता है, अर्जेंटीना 12%, चाइना 5% और इंडिया का आप देखिए तो 3% केवल शेयर है अगर आप देखें तो लेकिन हमारे पास एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन शेयर हमारा 3% है। तो इस तरीके से हम इंडिया जो है करीब अप्रोक्सीमेटली 5वें या 6ठे नंबर पर सोयाबीन प्रोडक्शन में। वर्ल्ड वाइज अगर सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी देखा जाए पर हेक्टेयर, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और उसके रीजन अभी आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे। कई रीजन है, ऐसा नहीं एक रीजन हो। आप देख रहे हो कि जो हमने स्लाइड को ग्रीन उसमें किया है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली पर हेक्टेयर 9 क्विंटल के करीब है। तो इसमें बहुत बड़ा गैप है। तो इसमें 9 क्विंटल तक अप्रोक्सीमेटली 880 kg पर हेक्टेयर हमारा प्रोडक्शन एवरेज आ रहा है। इसको हम लोग थोड़े छोटे छोटे उपाय करके इसको 12 से 15 क्विंटल तक आराम से ले जा सकते हैं। इसमें देखा जाए तो अगर मान लीजिए मैक्सिमम हमारा मध्य प्रदेश जो है हाईएस्ट टनेज में प्रोडक्शन देता है, महाराष्ट्र फॉलोड बाय द महाराष्ट्र, उसके बाद फिर राजस्थान, कर्नाटका। तो इंडिया में 2 ही स्टेट ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जितने भी एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश से एरिया है, जैसे राजस्थान है या आपका गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, इनमें छोटा छोटा एरिया में सोयाबीन को इसके बॉर्डर एरिया पे सोयाबीन को उगाते हैं। अब इसके की सक्सेस क्या है? ये की सक्सेस में इसमें से कुछ चीजें आप लोगों के साथ में मिस हो जाती हैं, क्योंकि सोयाबीन ऐसी क्रॉप है कि वो रेनी सीजन में होती है, मानसून आता है तो हमको सोइंग की बहुत
हड़बड़ी रहती है, क्योंकि कई बार मानसून डिले हो जाता है। मानसून आता है, इतना टाइम नहीं देता है फार्मर को कि उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाए कि वो सोइंग करने के लिए, तो कई चीजें उसकी जानते हुए भी मिसिंग हो जाती है। तो पहला क्या है, सबसे पहले की सक्सेस फार्मूला क्या है इसका, इसके 6 स्टेप हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले हमको क्वालिटी सीड सेलेक्ट करना है। क्वालिटी सीड मतलब कि या तो आप F1 पे जाएं या सर्टिफाइड पे जाएं। अगर इन दोनों पे भी नहीं जा सकते हैं तो आप रिलायबल सोर्सेज से सीड को एक्सचेंज कर लें। एक्सचेंज मतलब आप किसी अपने पड़ोसी से, गांव के, दूसरे गांव या फिर अपने रिश्तेदार से सीड को एक्सचेंज करें। सेकंड, दूसरा क्या है कि आप प्रॉपर सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट करने से बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सीड ट्रीटमेंट के भी इसके 3 लेयर होते हैं, फंगिसाइड, बायो फर्टिलाइजर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इन तीनों चीजों से सीड ट्रीटमेंट करने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। वो क्या फायदे होंगे मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। टाइमली बीट कंट्रोल करें। ऐसा रिसर्च कहता है कि सोयाबीन में टाइमली बीट कंट्रोल नहीं करने से अप्रोक्सीमेटली 40% तक आपकी यील्ड कम हो जाती है। 40%, जो कि एक बहुत बड़ा भाग है। तो टाइमली बीट कंट्रोल्स करें। बैलेंस न्यूट्रिशन, इस पे बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि सोयाबीन क्रॉप बहुत हंग्री क्रॉप है। ये ऑयल भी है, इसके अंदर प्रोटीन भी है, तो इसमें आपको बैलेंस न्यूट्रिशन देना है। एनपीके प्लस सल्फर प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट एट द टाइम ऑफ सोइंग। डिजीज मैनेजमेंट मॉनिटरिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट सिम्टम्स जैसे ही दिखाई दें वैसे उसको कंट्रोल करना है। और टाइमली हार्वेस्टिंग, बहुत बड़ा एरिया रहता है सोयाबीन का, हमारे कुछ फार्मर्स का 50 एकड़ 100 एकड़, तो वो कई बार मैंने देखा कि हार्वेस्टर नहीं मिलने की वजह से उनका जो है टाइम पीरियड निकल जाता है हार्वेस्टिंग का और वो डिले हो जाता है। तो आप हार्वेस्टिंग का भी अपना बहुत ध्यान रखें। 15% मॉइस्चर जिस टाइम पे आपके ग्रेन के अंदर हो उसी टाइम पे आपको हार्वेस्टिंग के लिए चले जाना है, नहीं तो आपका सेटलिंग लॉस बहुत ज्यादा होता है। दाना गिर जाएगा जमीन के अंदर और वो उसका कोई फायदा नहीं। तो ये 6 की सक्सेस फार्मूला है। नंबर 1 क्वालिटी सीड, नंबर 2 प्रॉपर सीड ट्रीटमेंट, नंबर 3 टाइमली बीट कंट्रोल, नंबर 4 बैलेंस न्यूट्रिशन, और नंबर 5 डिजीज मैनेजमेंट, और नंबर 6 टाइमली हार्वेस्टिंग। इन 6 चीज को आप अपनी डायरी में कहीं लिख लीजिएगा, जिससे कि वो मिसिंग होने के चांसेस बहुत कम हो। अब सोयाबीन को आप देखिए गोल्डन बीन क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने बताया 40% के करीब प्रोटीन होता है। ऑयल कंटेंट्स 20% तक होते हैं। सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी सोयाबीन बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और मार्केट डिमांड इसकी बहुत हाई है। डीओसी आप वर्ड समझते होंगे, वो पूरा इंडिया से बाहर जाता है, तो मार्केट डिमांड इसकी बहुत हाई है। रिकमेंडेड वेराइटीज तो हमेशा ऑलवेज कभी भी आपको क्लाइमेट के हिसाब से और अपने रीजन के हिसाब से सिलेक्ट करना है। सोयाबीन में अप्रोक्सीमेटली 200 वेराइटीज हैं। का अर्ली वेराइटीज हैं, मीडियम वेराइटीज हैं, लेट वेराइटीज हैं, ठीक है। तो आपकी सॉइल के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से और आपके रीजन के हिसाब से हमेशा वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। एक ही वैरायटी सभी जगह नहीं चलती है। बहुत सारे किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि अर्ली, मीडियम और लेट तीनों वैरायटी अपने छोटे छोटे एरिया में लगाते हैं। अगर 30 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ में अर्ली लगाया, 10 एकड़ में मीडियम लगाया, 10 एकड़ में लेट लगाया, क्योंकि ये रेन फेड एरिया में आप लगाते हो। बारिश पे किसी का कंट्रोल नहीं है। कई बार अर्ली मानसून चला जाता है, कई बार मानसून बहुत डिले तक रहता है, तो जिससे कि आपका लॉसेस परसेंटेज कम हो जाए। वैसे आपका JS 9560 वैरायटी बहुत पॉपुलर है, यह अर्ली मैच्योरिंग है, हाई यील्ड देती है। JS 2029 ये सेमी ट्रीटमेंट है, डिजीज रेजिस्टेंट है। NRC 37 अहिल्या 4 ये मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी है।
तो इस तरीके से बहुत सारी वेराइटीज, अप्रोक्सीमेटली 200 वेराइटीज हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से वेराइटीज का सिलेक्शन करिएगा। तो अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट 25 डिग्री से 30 डिग्री तक इसका टेम्परेचर जहाँ पे रहता है वहाँ पे सुइटेबल क्रॉप ले सकते हो आप। रेनफॉल जो है आपका वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। जैसे आपका जो मानसून रहता है 4 महीने का, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। सनलाइट, फुल सनलाइट रिक्वायरमेंट है इसको, कि रोशनी सूरज की नॉर्मल कंडीशन में रहे। और ह्यूमिडिटी जो है मॉडरेट टू हाई होनी चाहिए। सॉइल में वेल ड्रेनेज लोमी सॉइल होनी चाहिए। आपकी जमीन में पानी रुके नहीं तो आपके जड़ों का विकास नहीं होगा, रूट जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगी। पीएच रेंज 6 से 7.5 तक आपकी सॉइल का होना चाहिए। और वाटर लॉगिंग और फ्लड वाला एरिया को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे एरिया में सोयाबीन नहीं लगा के आप दूसरी क्रॉप का सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे पैडी है जो जिसको पानी ज्यादा चाहिए रहता है। और सैंडी लोम टू क्लेमी लोम स्ट्रक्चर सॉइल का स्ट्रक्चर होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीड रेट और सोइंग टाइम, जो कि कई बार सोइंग टाइम आपके हाथ में नहीं रहता है लेकिन सीड रेट आपके हाथ में रहता है। आप इस चीज को मन में बिठा लो कि ज्यादा सीड डालने से कभी भी यील्ड ज्यादा नहीं आती। तो सीड रेट जो है 70 to 80 kg पर हेक्टेयर से ज्यादा नहीं आपको लगाना है। इवन बहुत सारी वेराइटीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा फैलती हैं, उनका सीड रेट और आपको रिड्यूस करना है डिस्टेंस के हिसाब से, जिससे कि आपकी क्रॉप में एरेशन बहुत अच्छा हो, हवा आना जाना अच्छा हो और पौधा जो है सही ढंग से विकास कर पाए। स्पेसिंग जो है 30 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए रो टू रो। और प्लांट स्पेसिंग जो है 5 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। सोइंग टाइम जो एक रीजनेबल सोइंग टाइम जो बताया गया खरीफ सीजन का, वो मिड जून से लेके मिड जुलाई तक आपका अच्छा टाइम माना जाता है। कई बार मानसून डिले हो जाए या कुछ और रीजन हो तो दूसरी बात है, लेकिन इस टाइम पे करीब हमारे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में 15 जून तक बारिश आ जाती है। और 15 जून से लेके और आपको 15 जुलाई तक अपनी सोइंग सोयाबीन की कर लेनी चाहिए। जितना डिले करेंगे उसके हिसाब से आपको वेराइटीज का चेंजिंग कर लेना चाहिए, कि वेराइटी अर्ली वेराइटी, मीडियम वेराइटी, लेट वेराइटी, इस पे थोड़ा सा फोकस रखना है। अगर मान लीजिए आपकी सोइंग बहुत डिले हो गई है तो आपको फिर अर्ली वेराइटी की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा जो मैंने आपको बताया था मेजर सीड ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो ऊपर लिखा हुआ भी है, सीड ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फंगिसाइड ट्रीटमेंट, बायो फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट स्टेप 2 और स्टेप 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इससे होता क्या है, आप जब सीडमेंट करेंगे तो आपका बेटर जर्मिनेशन होगा, सीड अच्छा जर्मिनेट करेगा, रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, डिजीज प्रोटेक्शन बहुत अच्छा रहेगा और हायर आपके नोडुलेशन बनेंगे, जो आपका नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो गठाने बनती हैं सोयाबीन के रूट में, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनेंगी। तो आप पास जो भी फंगिसाइड ट्रीटमेंट जो भी आपको मिले, जैसे थायरम, कार्बनडाजिम 1 से 2 ग्राम पर केजी सीड पे आपको लगाना है। राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम पर केजी आपको उससे ट्रीटमेंट करना है। टीएसबी कल्चर 5 ग्राम पर केजी। और जिंक कोटेड अगर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो उसका, और नहीं तो मॉलिबेडनम कोटिंग अगर मिलती है तो मॉलिबेडनम और जिंक दोनों का ट्रीटमेंट आवश्यक रूप से करना है। इसके बहुत फायदे होते हैं। मॉलिबेडनम का अगर देखा जाए आप तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये मॉलिबेडनम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट के थ्रू करता है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए। ये यील्ड इंक्रीज करेगा, प्रोटीन इंक्रीज करता है और ऑयल कंटेंट इंक्रीज करता है। तीनों चीजों में बहुत सहायक होता है, तो इसलिए मॉलिबेडनम का करना चाहिए। जिंक जो है आपका क्लोरोफिल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल काम देता है, तो उसका करना चाहिए। पुअर प्लांट ग्रोथ और स्टंट ग्रोथ नहीं होगी आपकी सोयाबीन की जहां पे जिंक कोटिंग कर दोगे, या जिंक आप शुरुआती अवस्था से डाल दोगे।
तो ये दोनों न्यूट्रिएंट्स जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं बहुत ही आवश्यक हैं, इन पे भी आपको फोकस देना। खर्चा कोई आपको ज्यादा नहीं करने के लिए बताएगा, यहाँ पे खर्चा आपका कम होगा, यील्ड आपकी और क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी। इस वेबिनार के माध्यम से आपको ये मैसेज देने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब साथियों, कई बार आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है, हो सकता है कि इसमें कुछ हमारे नए किसान भाई हों, कुछ रिटेलर भाई हों, कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो टोटल आपको जैसे मालूम है कि पहले 17 थे, अभी 18 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्राइमरी हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आप सभी लोगों को मालूम है। सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये भी आप लोगों को मालूम है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट में काफी कुछ न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को नॉलेज में अभी भी नहीं है, जैसे जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, निकल, क्लोरीन, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम एंड सिलिकॉन। ये 9 न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये हर एक फसल के लिए आवश्यक रूप से चाहिए। इनकी मात्रा कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स कम चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया अभी, जिंक है, बोरान है, सल्फर है, मोलिब्डेनम है, ये आपकी सोयाबीन की क्रॉप को एसेंशियल रूप से चाहिए। लेकिन हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं खेत में, या जो हम न्यूट्रिशन वैल्यू दे रहे हैं सोयाबीन की क्रॉप को, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। हमने कई किसान भाइयों से डिस्कस किया है। अभी मैंने एक संगोष्ठी की थी कुछ पिछले वीक में, सोयाबीन एक पैनल बुलाया था, तो उसमें भी काफी डिस्कशन यही हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा 2 पोषक तत्व सोयाबीन की फसल में डालते हैं, और डाला तो 2 या 3, बस, इससे ज्यादा हम नहीं डालते हैं। तो उस पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये एलिमेंट, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमको क्यों आवश्यक है। देखिए, तो पहला पॉइंट ये है कि प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट देम। उसका जीवन चक्र जो है पौधे का, वो बिना इन 18 पोषक तत्वों के कंप्लीट नहीं हो पाए। ठीक है, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द एनी अदर एलिमेंट। ऐसा भी नहीं कुछ आपने अलग से दे दिया तो भी इनकी आवश्यकता है, इनका रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। ये 8 तत्व जो हैं, 18 तत्व जो हैं, ये प्लांट मेटाबॉलिज्म में सभी का रोल कुछ ना कुछ है, और एलिमेंट्स आर द क्लासिफाइड एज द एसेंशियल एलिमेंट्स। ये इसीलिए इनको एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। तो 18 पोषक तत्वों को ध्यान में रख के, आप डायरी में रख के, आपकी किसी भी फसल को जब आप लगाएं तो आप उसमें नोट करते रहें कि भाई इस फसल को हमने कौन कौन से पोषक तत्व दे दिए और कौन कौन से पोषक तत्व अभी हमारे बच गए। अब अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में अगर इसका देखा जाए सोयाबीन का, तो पर हेक्टेयर यहाँ पे रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया है, जिसमें कि आपको मालूम है कि उसके आपको बताया कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है रूट के थ्रू। तो नाइट्रोजन इसमें बहुत कम चाहिए रहता है, हेक्टेयर में 20 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस 60 kg, 60, पोटेशियम 40 kg, ये पर हेक्टेयर का डोज है। और चूंकि ऑयल क्रॉप है, इसलिए सल्फर बहुत आवश्यक रूप से इसमें 20 kg पर हेक्टेयर सल्फर देना चाहिए। जिंक भी बहुत ही आवश्यक है, तो 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट देना चाहिए। या जिंक अगर मान लीजिए हम कोई और देना चाहते हैं तो 25 kg आप जिंक सल्फेट के रूप में, ये रिकमेंडेशन है। तो इतने सारे पोषक तत्व अलग अलग आप देंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि RM फॉस्फेट जो है वैल्यू एडेड फर्टिलाइजर बनाता है, और कई चीजें ध्यान में रख के RM फॉस्फेट ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है जीरोन पावर प्लस। इसको हम न्यूट्रिशन का सिक्सर भी बोलते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई न्यूट्रिशन के सिक्सर के नाम से जानते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 न्यूट्रिएंट्स हैं। और वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें फास्फोरस जो है 16% है, 16%, सल्फर
आपका 11% है, कैल्शियम 19% है, बोरान 0.2% है, जिंक 0.5% है और मैग्नीशियम 0.5%। तो ये 6 न्यूट्रिएंट्स आप देखिए, इसमें प्राइमरी भी है। प्राइमरी आपको कौन सा बताया था? प्राइमरी आपको बताया था फास्फोरस, NPK। फिर सेकेंडरी भी है। सेकेंडरी कौन से बताए थे? सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तीनों आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं। और उसके बाद फिर आपका जो इम्पोर्टेंट दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, बोरान और जिंक। तो ये 6 न्यूट्रिशन आपको जीरोन पावर प्लस में हर एक दाने के अंदर समान मात्रा में मिलेंगे, जिससे कि आपका न्यूट्रिशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही सही तरीके से हर एक पौधे के पास में समान अनुपात में पहुंचेगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर मान लीजिए ये बेसल डोज का खाद है, सोइंग के टाइम पे आप इस खाद को डालते हैं, तो जीरोन पावर प्लस के बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो इससे जब आप डालेंगे तो स्ट्रॉन्गर रूट एंड स्टेम बनेगा। आपका पौधा जैसे ही जन्म लेगा, जैसे ही आपका जर्मिनेशन शुरू होगा, तो रूट सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप होगा। रूट सिस्टम अच्छा डेवलप होगा तो आप बढ़िया बनेगा। बेटर फ्लावरिंग आएगी। फ्लावरिंग बेटर कैसे होगी? क्योंकि आपने शुरुआती अवस्था से उसमें बोरान दिया है। बोरान का काम यही है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को अच्छा करना। और इम्प्रूव फ्रूट क्वालिटी होगी। फ्रूट की क्वालिटी इंप्रूव कैसे होगी? क्योंकि आपने ऑलरेडी जिंक दिया है, कैल्शियम दिया है, तो इनसे आपकी फ्रूट की क्वालिटी बेटर होगी। हायर क्रॉप यील्ड, ये सब चीजें जब शुरुआती अवस्था से काम करेंगी सारे न्यूट्रिएंट्स, तो आपकी क्रॉप यील्ड इंप्रूव हो जाएगी और कंप्लीट न्यूट्रिशन आपकी क्रॉप को मिलेगा। अब रिकमेंडेड डोज को अगर हम इस तरीके से देखें कि सोयाबीन में और इजी कर दें कि भाई पर एकड़ हमको रिकमेंडेड डोज क्या देना चाहिए, बहुत इजी तरीके से बैग या केजी के हिसाब से अगर हम कहें, तो आप देखिए आपको FYM, जैसे जमीन की सुरक्षा के लिए हमको कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक आवश्यक रूप से अपनी जमीन में डालना चाहिए। क्योंकि हम सारा केमिकल डालते रहेंगे तो वो केमिकल जो है जमीन में जब तक कार्बन नहीं होगा तब तक वो केमिकल फूड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमको ऑर्गेनिक भी जरूर देना है। तो ऑर्गेनिक में हमको अच्छी क्वालिटी का FYM, जो गोबर की खाद से आप लोग गोबर से बनाते हो या हरे कूड़े कचरे से बनाते हो, जिसको डीकम्पोज कर लेते हो अपने घर पे, उसको आपको 8 से 10 टन तक देना चाहिए। लेकिन वो इतने अच्छा तरीके से आपका डीकम्पोज हो कि जब आपकी खेत में जाए तो उसके साथ में कोई सीड नहीं जाए, कोई आपका इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं जाए जिससे कि आपके खेत को की मिट्टी को डैमेज करे। जैसे आधा पका हुआ जब आप खाद डाल देते हो तो गोबर का, तो उससे दीमक बहुत होती है, उससे आपके वीड्स बहुत जन्म ले लेते हैं। क्योंकि जानवर जो भी अनाज खाता है वो अनाज उसके डंग के थ्रू निकलते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी का आपको FYM तैयार करके अपनी क्रॉप में देना है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का FYM तैयार नहीं कर पाते हैं या आपके पास कैटल्स नहीं है, तो आप ये हमारा बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आता है ऑर्गेनिक मैन्योर में, सोलिबेरा, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। और उसका डोज भी 8 से 10 बैग ही है, तो उसका उपयोग आप करें। फिर हम अगर केमिकल फर्टिलाइजर पे आ जाएं, केमिकल फर्टिलाइजर में आपका इसका डोज मैंने आपको पीछे बताया था, ये देखिए यहाँ पे 20, 60, 40 पर हेक्टेयर का डोज था। अगर इसको 2.5 से डिवाइड कर दें तो एकड़ का डोज आ जाएगा। तो हमको 8 kg नाइट्रोजन चाहिए रहता है, 24 kg फास्फोरस चाहिए रहता है, 16 kg पोटास चाहिए रहता है और 8 kg सल्फर पर एकड़ चाहिए रहता है। तो इसके लिए अगर 24 kg हमको फास्फोरस देना है तो जीरोन पावर प्लस में 16% आपका फास्फोरस होता है, तो एक बैग में 8 किलो हो गया, हमको 3 बैग की आवश्यकता पड़ेगी।
जो कि दानेदार रूप में उपलब्ध होता है। 3 बैग हमने सोइंग के टाइम पे फास्फोरस दे दिया, अपना जीरॉन पावर प्लस दे दिया। 16 kg के लिए हमने 26 किलो पोटास ले लिया, उसी में मिक्स कर लिया। यूरिया हमने 7 किलो ले लिया क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है। जब आप दूसरा फर्टिलाइजर डालते हो डीएपी या फिर एनपीके तो उसके अंदर नाइट्रोजन रहती है। सिमट्रॉन जो माइकोराजा रहता है वो किसी भी फसल में आपको आवश्यक रूप से उपयोग करना ही करना है, चाहे आप कोई भी क्रॉप लगाएं, क्योंकि सिमट्रॉन का रोल क्या रहता है कि ये जो भी जमीन में आपका खाद है उसको पौधे की रूट को सही ढंग से अवेलेबल कराता है। तो 4 किलो आपको माइकोराजा किसी भी अच्छी कंपनी का, जैसे हमारा आता है सिमट्रॉन के नाम से, आपको डालना चाहिए। इतना डोज बना के आपको सोइंग के टाइम पे रेडी करके डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपके पौधे को करीब 7 न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली मिल जाएंगे सोइंग टाइम पे ही, जैसे ही पौधा जर्मिनेशन होगा। 6 आपके जीरॉन पावर प्लस में है, साथ में आपने पोटाश डाला और यूरिया डाला, तो आपको 8 न्यूट्रिशन मिल गए। तो आपके 18 में से 8 न्यूट्रिएंट्स तो यहाँ मिल गए, और 3 आपके जो रहते हैं वो आपको नेचुरल मिल जाते हैं, ठीक है, SCO 11 हो गए। और बचे हुए जो न्यूट्रिशन है वो आपने FIM दिया या फिर कोई अच्छा ऑर्गेनिक दिया, बहुत ही नॉमिनल मात्रा में वो चाहिए रहते हैं, तो वो उनसे अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसा करके आपका एक बैलेंस न्यूट्रिशन डोज बन जाता है। MgSO4 क्योंकि इसमें आपका सल्फर भी है लेकिन सल्फर ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है, तो MgSO4 भी जो फार्मर्स को उपलब्ध हो जाए वो 25 किलो पर एकड़ डालना चाहिए। फिर बाद में आपको 20 से 25 दिन पे आपको बचा हुआ नाइट्रोजन दे दें अगर आपको आवश्यक लगता है, और अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन चालू हो गया उस टाइम तक, लेट हो गए आप, तो उसको नहीं दें, और आपकी रूट जो है, रूट जोन से नाइट्रोजन का फिक्सेशन चालू हो जाएगा अगर आपने सही ढंग से अपने सीड को ट्रीटमेंट दिया है। ये बहुत ही आवश्यक है। देखिए, सीड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें नोडल्स जो बनती हैं उससे ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। मॉलिब्डेनम वगैरह अगर आपने लगाया तो सही ढंग से नाइट्रोजन फिक्सेशन इंप्रूव हो जाएगा। और फिर जब आपकी क्रॉप बड़ी हो जाए, जैसे 45 से 50 दिन की हो जाए, उस टाइम आपको एमिनो एसिड, ये हमारा है, इसमें 25 अमीनो एसिड्स हैं, एमिट्रॉन जेट करके आता है, तो एमिनो एसिड का एक स्प्रे करना है जिससे कि जो भी स्ट्रेस पौधे पे उस टाइम पे होता है, क्योंकि क्या रहता है कि पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ से फ्लावरिंग की तरफ जाता है, तो उसको ज्यादा फूड बनाने की आवश्यकता होती है और उसमें पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। तो उस टाइम पे आपको इसका एक स्प्रे, सिंगल स्प्रे करना चाहिए, और एक बोरान का स्प्रे और करना, एडिशनल करना चाहिए। 250 ग्राम लगेगा। ये बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट हैं लेकिन ये फायदा बहुत करते हैं। उसके बाद जो लोग बहुत ही सक्षम हैं, जो किसान भाई हमारे जिनके पास सुविधा है, वो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में आपका 1261 है, 0050 है, इनका उपयोग आवश्यक रूप से आप सोयाबीन की क्रॉप पे करें। साथियों, अब देखिए, आप ये स्लाइड अगर आपने समझ लिया तो आपको बहुत ही सुविधा होगी। ये मैंने स्लाइड आज के रेट पे नहीं बनाया है, ये पहले का बना हुआ है। आप देखो, हमने डीएपी का रेट जो लिया है 1350 लिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी भी 1350 रेट रखा है, लेकिन डीएपी अवेलेबल नहीं। उसकी जगह पे अगर आप कभी एनपीके पे जाते हैं या 20-20-0-13 पे जाते हैं तो आज की डेट में एमआरपी हो गई है करीब 2000 से ऊपर, 1900, 2000, 2200 ऐसे एमआरपी हो गई है। और अगर इसका हम कैलकुलेशन करें तो हमको एक डीएपी बैग अगर कहीं पे डालते हैं, वहां पे हमको 3 बैग महावीरा जीरोन प्लस 20 किलो यूरिया लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डीएपी में 46% फास्फोरस होता है और महावीरा जीरोन पावर प्लस में 16% होता है। तो एक बैग में 8 ही किलो मिलता है, इसलिए 24 किलो फास्फोरस करने के लिए हमको 3 बैग उसके लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमको 2220 रुपए का पहले अभी खर्चा करना पड़ता था, जबकि डीएपी में 1350 रुपए का ही खर्चा करना पड़ता था। लेकिन अभी
आपको यहाँ पे भी करीब 2200 रुपए का ही खर्चा करना पड़ेगा। आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे, 20-20-0-13 लेंगे या फिर 12-32-16 लेंगे तो 2000 से 2200 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे मैंने दिया है कि न्यूट्रिशन अगर जीरॉन पावर प्लस करेंगे तो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा मिल जाती है। ये जो न्यूट्रिशन है यहाँ पे जो हम कर्सर चला रहे हैं, आप देखो ये एडिशनल न्यूट्रिशन हमको मिल गए। आपको ना तो उसके बाद फिर बोरान डालना पड़ेगा, ना मैग्नीशियम डालना पड़ेगा, ना जिंक डालना पड़ेगा, ना कैल्शियम डालना पड़ेगा, ना सल्फर डालना पड़ेगा। और आपका ये 1 2 3 4 5 न्यूट्रिशन आपको इतनी अमाउंट में ज्यादा मिल जाएंगे। इनकी अगर मार्केट वैल्यू देखा जाए, जो मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से आपको ये न्यूट्रिशन की वैल्यू करीब 2500 रुपए तक आती है, अगर आप बाजार से खरीद के हर एक न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग डालेंगे। तो 2500 रुपए यहाँ पे आपने 870 रुपए ज्यादा खर्च किए थे, यहाँ पे 2500 रुपए आपको ज्यादा मिल गए ये न्यूट्रिशन के हिसाब से। तो पर एकड़ आपकी सेविंग 1700 रुपीज तक आ जाती है। अगर मान लीजिए किसी हमारे किसान भाई ने टोटल न्यूट्रिशन दिए और जीरॉन पावर प्लस को यूज किया तो 10 एकड़ में मान लीजिए लगाया तो उसका 17,000 रुपए इनपुट कॉस्ट ही बच जाएगी। कैलकुलेशन करके देखना। इस स्लाइड का आप फोटो चाहें तो फोटो ले लें, बाद में अच्छे से उसको देखें, नहीं समझ में आए तो फिर से हमसे पूछें। ये बहुत अच्छी स्लाइड आप लोगों के लिए है, इनपुट कॉस्ट को सेव करने के लिए दी बेस्ट स्लाइड है। इससे आप अपनी इनपुट कॉस्ट को कम कर सकते हो और न्यूट्रिशन वैल्यू को आपके क्रॉप में बढ़ा सकते हो। फ्रेंड्स, ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्लाइड है। ये मैंने एक कृषि विज्ञान केंद्र इंदौर में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है उसमें एक पेड डेमो डाला था, जिसमें कि एक साइंटिस्ट हमको अलॉट हुआ था। उस साइंटिस्ट ने पूरा एक मतलब 120 डेज तक उसकी स्टडी की, मतलब सोइंग से लेके और हार्वेस्टिंग तक, और ये हमको डाटा निकाल के दिया। उसमें कंपेयर किया था उन्होंने आपका एसएसपी के साथ में और 12-32-16 के साथ में। तो ये कंपेरिजन, और डीएपी के साथ में, एसएसपी, डीएपी और हमारा जीरॉन पावर प्लस। तो आप ये देख रहे हो जहाँ पे ग्रीन लाइन हमने 3 दी है, ग्रीन लाइन दी है। इसमें आप जहाँ पे भी देखो आपका जीरॉन पावर प्लस पड़ा हुआ है, वहां पे ग्रेन करीब 20 से 30% तक ज्यादा आया है, मतलब उपज पर हेक्टेयर। और एक और बहुत कमाल की चीज है कि उसमें स्ट्रॉ में भी बहुत इजाफा हुआ। जो स्ट्रॉ निकला, जो उसका भूसा निकलता है, भूसा में भी सेम परसेंटेज की ग्रोथ। तो ये रिजल्ट जो है हमको एग्रीकल्चर कॉलेज इंदौर ने दिया है, और इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकल के आएंगे सोयाबीन की क्रॉप के ऊपर कि 20 से 25% केवल फास्फोरस को रिप्लेस करके आप यील्ड इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि फास्फोरस का रिप्लेस अगर आप करोगे जीरॉन पावर प्लस के साथ में तो आपको अदर न्यूट्रिएंट्स तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। जहाँ पे आप डीएपी डाल रहे हो वहां पे आपको 2 ही पोषक तत्व मिल रहे हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, और इसके अंदर आपको 6 न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। न्यूट्रिशन का 6 मिल जाएगा, फास्फोरस मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, सल्फर मिलेगा, जिंक, बोरान और मैग्नीशियम। तो 6 पोषक तत्व आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर जब हमको ये यील्ड इतना ज्यादा मिला तो हमने एक स्टेप और आगे जाके हमने ये देखा कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू हम इतना अच्छा दे रहे हैं सोयाबीन की क्रॉप को या किसी भी क्रॉप को, क्या इसके ग्रेन के अंदर कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ रही है क्या? तो उसके लिए हमने टेस्टिंग के लिए इसको एक लेबोरेटरी में भेजा, जिसका एक टेस्टिंग का खर्चा करीब 10,000 रुपए आता है। ये लिखा भी हमने, ये फेयर लैब करके गुड़गांव में एक लेबोरेटरी है, उसमें हमने उसको भेजा। और हमने क्या पाया कि जहां पे हमने जीरॉन पावर प्लस डाला था और दूसरे इसमें डेमो में जहां पे टीएसपी डाला था, ठीक है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस आया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका बोरान, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपके ग्रेन के अंदर आ गए। दूसरा एक चीज और देखने को मिली कि जहां पे ये फास्फोरस का हमने जो टेस्ट देखा, फास्फोरस जहां पे टीएसपी डाला था वहां पे ग्रेन के अंदर बहुत ज्यादा आया। तो फास्फोरस अगर ज्यादा क्वांटिटी में किसी ग्रेन के अंदर आता है तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता।
क्योंकि वो आपके और न्यूट्रिशन वैल्यू को रोकता है बॉडी के अंदर। जैसे आपका बोरान का काम सही ढंग से नहीं होने देगा, आपके कैल्शियम का काम सही ढंग से नहीं होने देगा, तो उनके लिए हर्डल बनता है अगर फास्फोरस आपने एडिशनल सप्लाई किया। तो ये चीजें रिसर्च में निकल के आई, तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये लग रहा है कि अगर आप किसी भी क्रॉप में महावीरा जीरोन का उपयोग करते हैं सही अनुपात में, तो आपको जो प्रोड्यूस निकलता है वो खाने के लिए बहुत बेटर क्वालिटी का होता है, आपके न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत बढ़ जाती है। और ये ऐसे ही नहीं, ये मेथड लिखे हुए हैं, देखिए लास्ट वाले कॉलम में ये सब मेथड लिखे हुए हैं। इन मेथड के साथ में जो गवर्नमेंट के अप्रूव, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूव मेथड हैं, उनके साथ में हर एक मेथड अलग अलग है टेस्टिंग का, उसमें उस मेथड के हिसाब से टेस्टिंग करके उन्होंने दिया। तो ये एनालिसिस एक बहुत अच्छा किया। और ये जो हमारे किसान भाई यहाँ पे हैं, अगर चाहेंगे तो हम ये उनको शेयर भी कर देंगे, ये रिपोर्ट हमारे पास है ऑलरेडी। क्योंकि ये रेनफेड एरिया की क्रॉप है साथियों, इतना ज्यादा वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट इसमें नहीं चाहिए रहता है, लेकिन फिर भी जहाँ पे इरिगेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छा किसान भाई करते हैं, वहां पे उनकी यील्ड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्यों? जैसे मान लीजिए बहुत स्ट्रेस, वो दो रेंज के बीच में बहुत लंबा गैप हो गया, तो उस टाइम पे वो क्रिटिकल पीरियड पे हो गया, जैसे फ्लावरिंग पे हो गया या पॉड फॉर्मेशन पे हो गया या ग्रेन फिलिंग पे हो गया, उस टाइम आपकी अगर मान लीजिए बहुत लंबा गैप हो गया तो आपकी यील्ड इमीडिएटली कम हो जाएगी। तो क्रिटिकल स्टेज पे पानी बहुत जरूरी है, मॉइस्चर रहना चाहिए सोयाबीन की क्रॉप में। तो मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए क्या है, एक तो आपके खेत में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे ऑर्गेनिक वगैरह डाल के, पहली चीज वो है। दूसरी चीज, जब स्ट्रेस पीरियड जब आता है किसी भी टाइम पे, आप तुरंत, आपको पीछे मैंने एमिट्रॉन जेट का एक ये दिखाया है, तो आप अगर वो डालेंगे तो स्ट्रेस पीरियड को वो काफी देर तक होल्ड कर सकता है, आपके पौधे को मुरझाने नहीं देगा, ऐसे बचा सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के पास पानी है और पानी ऐसा है कि वो फ्लोटिंग नहीं देना पड़े, आप कुछ दूसरे माध्यम से दे सकते हैं, जैसे मान लो स्प्रिंकलर वगैरह से, तो हल्की सी लाइट आपको पानी उस टाइम पे देना चाहिए। तो आपकी ईल्ड जो है वीक नहीं होगी, आपका जितना ईल्ड आना चाहिए वो ईल्ड मेंटेन हो जाएगा। कौन कौन सी स्टेज हैं? 3 स्टेज हैं। एक तो आपकी फ्लावरिंग 45 से 55 डेज आफ्टर सोइंग, बुवाई के 45 से 55 दिन बाद, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज पॉड फॉर्मेशन, दाना जो बनता है 55 से 70 दिन बाद, बुवाई के 55 से 70 दिन बाद, स्टेज 2। स्टेज 3 70 से 90 डेज के बाद, ग्रेन फिलिंग स्टेज कहते हैं इसको। तो आफ्टर सोइंग 70 to 90 डेज। तो इसमें क्या होता है कि आपका क्रिटिकल फॉर द ग्रेन वेट, अगर मान लीजिए वहां पे मॉइस्चर नहीं है तो आपका वजन जो है दाने का वीक हो जाएगा और दाना पूरा भर नहीं पाएगा। तो इसलिए ये तीनों चीजों पे जो किसान भाई ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग पानी नहीं देना है। पानी जैसे आपने, आपके पास है, आपने स्टार्ट करके और अपने खेत में छोड़ दिया, क्योंकि ये हैवी सॉइल है, वो इतना मैनेज नहीं कर पाएगी। आपको फ्लोटिंग पानी नहीं देना, अगर लेकिन जो मैनेज कर सकते हैं वो उसको उस टाइम पे स्प्रिंकलर वगैरह के माध्यम से मैनेज करें। फिर मैंने एक आपको बताया था कि वीड मैनेजमेंट हमारे बहुत सारे किसान भाई, क्या करीब 60-70% किसान भाई करते हैं, लेकिन प्री और पोस्ट दोनों अगर कर सकते हैं तो अच्छा है। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि बीट्स सोयाबीन की क्रॉप में कई बार इतने हो जाते हैं कि आप खेत में जाते हो तो आपको सोयाबीन नजर नहीं आती, बीट्स ज्यादा नजर आती है। ठीक है, तो आपको जो भी पेस्टिसाइड आपके एरिया के हिसाब से अच्छा मिलता है वो प्री और पोस्ट में आपको उसका उपयोग करना चाहिए। और हमेशा कोई भी पेस्टिसाइड आप उपयोग करें, ऑलवेज स्प्रे इन द मॉइस्ट सॉइल कंडीशन। जब आपकी जमीन में नमी हो तभी उसका छिड़काव करें, नहीं तो
पौधा बहुत ज्यादा स्ट्रेस पीरियड में चला जाएगा और फिर उसकी रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। पौधे जमीन में नमी आवश्यक रूप से आपको बीड मैनेजमेंट कोई भी बीडीसाइड डालते हैं उससे पहले चाहिए। ये बहुत ही ध्यान रखना, आपके लेबर अगर डालते हैं, आप खुद डालते हैं, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना। आपने देखा होगा कि जब भी बीडीसाइड आप डालते हो, बहुत सारे किसान भाई हमको बोलते हैं कि सर पौधा मुरझा जाता है और उसको सही अपने रूप में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो उतना उसका पीरियड निकल जाता है जिसमें उसको वेजिटेटिव ग्रोथ करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो वो उस टाइम पे सही ढंग से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो आप कोई भी बीडीसाइड उपयोग करें, लेकिन आप ये 2-3 चीजों का ध्यान रखें। ये मेजर वीड्स कौन कौन से होते हैं? आप देखो, आपका मोथा जो बहुत ज्यादा होता है, सांवा बहुत ज्यादा होता है, दूब घास आपके इसमें ये पेरेनियल ग्रास है, ये बहुत ज्यादा होती है। आपका चीनोपोडियम जो बथुआ जिसको बोलते हैं, वो ब्रॉड लीफ वाली बीट्स है, वो बहुत ज्यादा होता है। और एमरेंथस, चौलाई बहुत ज्यादा होती है। बथुआ और चौलाई दोनों जो है ब्रॉड लीफ में आते हैं। तो ये 5 बीट्स हर एक किसान के खेत में दिखाई देंगे, तो इनका हमको कंट्रोल सही ढंग से करना चाहिए। डिसीज मैनेजमेंट में आपने देखा होगा येलो मोजैक वायरस बहुत ज्यादा आता है, जिससे कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। उसके साथ साथ में फिर पौधा भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है साथियों कि आप रेजिस्टेंट वैरायटी ढूंढ के लगाएं। येलो मोजैक रेजिस्टेंट वैरायटी ढूंढें आपके एरिया के हिसाब से। आपके कृषि विज्ञान केंद्र पे जाएं, सोयाबीन रिसर्च स्टेशन पे जाएं और इस टाइप की वैरायटी मिले, जैसे JS 2084 है। इस टाइप की कई वैरायटी हैं जो आप ढूंढ के लगा सकते हो, जो उपलब्ध आपके क्षेत्र में हो। तो उससे काफी हद तक आपका येलो मोजैक वायरस कंट्रोल होता है। और येलो मोजैक वायरस आ भी गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। व्हाइट फ्लाई जैसे ही आती है उसको आप कंट्रोल करो तो येलो मोजैक आपका आगे बढ़ेगा नहीं। फिर कॉलर रॉट, ये सीड ट्रीटमेंट विद थायरम एंड कार्बोनडाइजिन मैंने बताया आपको। अगर पानी रुकता है आपके खेत में तो ये कॉलर रॉट, रूट रॉट आएगा ही, जड़ के सड़न वाली बीमारी आपकी पैदा हो। ठीक है। रस्ट डिसीज, तो रस्ट डिसीज इसमें आपका जैसे ही आपको ये दिखाई दे उस पर तुरंत आपको स्प्रे स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि और थोड़ी बढ़ने दो। तो फर्स्ट राउंड पे ही आपको स्प्रे करना है अच्छे, जैसे हेक्साकोनाजोल वगैरह को 1 ml पर लीटर वाटर में, या जो भी और आपका पेस्टिसाइड उपलब्ध हो आपके एरिया में उस पर आप कर सकते हो। और उसके बाद एंथ्रेक्नोज, ये जो रहता है ये आपका फंगस वाला बीमारी रहता है। तो इसमें कार्बनडाइजिन और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन स्प्रे कर सकते हो। और इसमें ज्यादा सीड जहाँ पे लगाते हो वहां पे ये आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एरेशन नहीं हो पाता, हवा का आना जाना कम होता है। तो आप सीड रेट में देखिए, हर एक चीज एक दूसरे से लिंक है। मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे किसान भाई ये सोच के सीड रेट ज्यादा डालते हैं कि हमारी फसल में उपज ज्यादा आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई तरीके की बीमारियां उसकी वजह से आती हैं। आपका सीड प्रोडक्शन उसकी वजह से रुक जाता है, दाना आपका पतला रह जाएगा, तो ये सब चीजें, और आपका सीड लॉस होगा। मान लीजिए 100 रुपए किलो सीड है तो आपने 5 किलो ज्यादा डाला तो आपका 500 रुपए पर एकड़ का वहां पे लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आपको खेती की तरफ जाना। आपको इनपुट कॉस्ट भी बचानी है, आउटपुट आपका बढ़िया है, ये ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजों पे ही अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। फिर इंसेक्ट में अगर आप देखें तो आपका गर्डल बीटल बहुत ज्यादा लगता है। आप देखो, ये फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे आपका स्टेम के अंदर चला जाता है। स्टेम फ्लाई बहुत ज्यादा आपकी इस पे आती है, और टोबैको कैटरपिलर, इस तरीके के हर एक पत्ती के ऊपर आपको कैटरपिलर्स सोयाबीन की जब फसल होगी तो खेत में दिखाई देंगे। तो इन पे आपको शुरुआती अवस्था से ही आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। एक बार जब ये बढ़ जाते हैं
क्योंकि कई बार आप लोग भी नहीं कर पाते हो, कंटिन्यूअस बारिश होती है तो स्प्रे नहीं कर पाते हो, इसकी वजह से बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश ये करना है कि हम उसको जैसे ही ये चीजें दिखाई दें उनको कंट्रोल करने के लिए जब भी टाइम मिलता है, 2-3 आवर्स का भी टाइम मिल जाए तो स्प्रे करना चाहिए। और साथ में आपको अच्छा स्टिकर यूज करना चाहिए, जिससे कि जब आप स्प्रे करते हो तो वो पेस्टिसाइड आपकी लीफ के ऊपर स्टिक हो पाए। जैसे हमारा ऑल कैप करके प्रोडक्ट आता है, उसको आपको जरूर मिक्स कर लेना, और वो स्प्रेडर भी है। जैसे आपने पत्ती के ऊपर वाले भाग पे स्प्रे कर दिया तो वो उसको स्प्रेड करके नीचे वाले भाग पे भी ले जाएगा, जहां पे भी आपके कीट और इंसेक्ट होंगे उनको डैमेज करेगा। हार्वेस्टिंग के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे लीफ जो है ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाए, पत्ती सूख जाती है, वैसे ही आपको अलर्ट हो जाना है कि भाई हमको थ्रेसिंग का, हार्वेस्टिंग का टाइम रेडी हो गया। पॉड का कलर जैसे ही ब्राउन होना चालू हो जाए वैसे आप समझ लो कि अब हमको हार्वेस्टिंग करनी है। ग्रेन मॉइस्चर 15% के करीब हो, जैसे आप दबा के देखोगे थोड़ा हार्ड हो जाए, 15% मॉइस्चर के करीब हो, उसी टाइम पे आपको हार्वेस्टिंग के लिए अपनी तैयारी रेडी करनी है। और अगर आप उस टाइम पे ये तीनों चीजें देख के हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं कर पाए, तो जब अगर मान लीजिए उसका मॉइस्चर कम हो गया, आपका पॉड जो है क्रेक होने लगा, तो आपका सेटरिंग बहुत ज्यादा होगी जब आप हार्वेस्टिंग कराओगे और आपके दाने फील्ड के अंदर गिर जाएंगे, आपका यील्ड का लॉस हो। तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन हार्वेस्टर में ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आपको इस मॉइस्चर पे करा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप मैनुअल भी कराते हो तो मैनुअल कराने पे भी आपका, जब आप उसको थ्रेसिंग करके हैंड कट से करें रखेंगे तो और उठाएंगे तो बहुत सारे ग्रेन्स वहीं के वहीं गिर जाएंगे, और वो एक लॉस बहुत बड़ा होता है, हमको दिखाई नहीं पड़ता। साथियों, हम लोग अभी जो भी यील्ड ले रहे हैं, हमारा एवरेज यील्ड हमने आपको दिखाया था, बहुत कम है, इससे भी कम है जो मैंने क्रॉस लगाया है, लेकिन हम इसको 20 से 25 क्विंटल तक आराम से जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशंस हैं, हमारी जो सॉइल है, उसके हिसाब से हम इस यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करके, सीड ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करके, डिजीज और इंसेक्ट मैनेजमेंट करके हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो अप टू 67 से 108% हायर यील्ड हम ले सकते हैं जो अभी ले रहे हैं, मतलब डबल कर सकते हो आप। लेकिन यही है कि उसमें कंडीशंस ये हैं कि हमको जो 6 पैरामीटर हमने स्टार्टिंग बताए थे, उनको जरूरी रूप से जहां जहां पे उपयोग करना है वो उपयोग कर लें। उनसे आपका खर्चा ज्यादा कुछ नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपके यील्ड में इंप्रूवमेंट और क्वालिटी में इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा है। सो दोस्तों, टुगेदर वी ग्रो हमारा ट्रस्टेड एग्रोनॉमी पार्टनर फॉर द यील्ड, क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ। हम आपके ट्रस्टेड, जैसे मैंने बताया था कि RMPCL का विजन है कि हम ट्रस्टेड बिजनेस हाउस बने, वैसे हमारा भी विजन है कि हम ट्रस्टेड एग्रोनॉमी पार्टनर बने आपके। हम आपको ऐसी चीजें बताएं और आप उनको उपयोग करें, जिससे कि आपकी यील्ड बढ़े और हमको खुशी हो। तो जीरॉन पावर प्लस उसी सब चीजों में से एक प्रोडक्ट ये है कि आप उसका उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा फायदा लें। 18 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, INM फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। INM क्या होता है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि आपको कार्बन बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक उपयोग करना है और यील्ड लेने के लिए केमिकल उपयोग करना है। WSF का उपयोग आप ज्यादा से ज्यादा करें, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी को अभी अपने उसमें लाएं, जैसे जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे 5 ml तक लगते थे वो अब 1 ही ml लगते हैं, लेकिन उनका डोज सही दें तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा। और जीरॉन पावर प्लस न्यूट्रिशन का सिक्सर का उपयोग आवश्यक रूप से करें। तो हमारा तो यही आप लोगों को यह है कि फीड द सॉइल, आप जैसा भोजन जमीन को देंगे, फीड द क्रॉप, जैसे क्रॉप को खिलाएंगे और वैसा ही अच्छा भोजन
फीड द बर्ड, आप लोग बर्ड के लिए बर्ड को खिलाएंगे। तो इसी के साथ साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। और अब हम आप सब लोगों से हेलो। एक मिनट, अब हम आप सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप अपना हैंड रेज करें, और हमारे साथी कपिल जी हैं यहाँ पे, वो एक एक करके आपको इनवाइट करेंगे और आप अपना प्रश्न पूछें, सभी के प्रश्न के जवाब दिए जाएंगे। हेलो जी, हाँ मान बोलिए। पूछिए। मान सिंह पवार बोल रहा हूँ खंडवा जिला से। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं मान सिंह पवार बोल रहा हूँ खंडवा जिला से। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो पौधा सूखता क्यों है? हेलो, पैदा, हाँ मुझे आवाज आ गई आपकी, मानसी जी आवाज आ गई आपकी। पौधा सूखता क्यों है? आपका प्रश्न ये है कि पौधा सूख जाता है। हाँ, तो हमने आपको बताया था कि पौधा इसलिए सूखता है कि जब आपका ड्रेनेज सिस्टम, मतलब पानी अगर मान लीजिए खेत में रुक गया, पहली चीज। जी दूसरी चीज, उसमें आपने उसके अंदर जब से पानी रुकता है कि फंगस लग जाता है रूट में, ठीक है। जी तो वो रूट फिर काम नहीं करती है, अपना भोजन नहीं बना पाती है। और अगर आपने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया तो निश्चित रूप से वो जल्दी सूखेगा। तो आपको पहली चीज तो सीड ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है। जी दूसरी चीज, आपको जो फर्टिलाइजर है वो पूरा न्यूट्रिशन जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से डालना। उसके अंदर कैल्शियम, सल्फर, जिंक, बोरान, ये सारी चीजें हों तो वो रूट को सपोर्ट करता है। जिस टाइम पानी रुकता है उस सर। टाइम पे वो एरेशन के लिए उसको तैयार करता है कि भाई उसको थोड़ा थोड़ा फूड मिलता रहे। तो तो आप ये ऐसा, हेलो, हाँ बोलिए। ऐसा क्या डालना कि उसमें सब तत्व आता है? अभी हेलो? आपको मैंने बताया था, कौन सा प्रोडक्ट बताया, बताइए। जीरो। जीरोन पावर प्लस। सर जी अपना जो ये है जीरो पावर प्लस, ये गलता धीरे धीरे है। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सभी साथियों के लिए की तरफ से आपने पूछा है, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। देखिए साथियों, मैंने आपको, शायद हो सकता है कि आपसे मिस हो गया हो, और हम बहुत सारे अपने वेबिनार में इस चीज को रिपीट करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है जीरोन और जीरोन पावर प्लस दोनों, ये बेसल डोज के प्रोडक्ट हैं। बेसल डोज क्या होता है कि सोइंग से पहले या सोइंग के साथ में आपको इसको डालना है, क्योंकि इसके अंदर 6 पोषक तत्व हैं। इसीलिए इसको न्यूट्रिशन का सिक्सर बोलते हैं। क्या क्या है पोषक तत्व? इसमें फास्फोरस है, जिंक है, बोरान है, मैग्नीशियम है, ठीक है, और आपका कैल्शियम है और सल्फर है। तो सर इसके अंदर 6 न्यूट्रिशन है। कभी भी आप इसको ऊपर से ब्रॉडकास्टिंग में डाल दोगे तो आपको ये दिक्कत आएगी। आपको इसको हमेशा बेसल डोज में देना है, जमीन के अंदर ये दबना चाहिए। और वो क्यों दिक्कत आएगी वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे दाना जब आप डालते हो तो उस दाने को जितने जितने दाने के एरिया में मॉइस्चर मिल जाएगा, वो न्यूट्रिएंट्स तो नीचे से रिलीज हो जाते हैं, लेकिन वो कैप पड़ी रहती है, क्योंकि उसके दाने के ऊपर से मॉइस्चर नहीं जा पाता। क्योंकि इसको बनाया ही इस तरीके से गया कि ये ब्रॉडकास्टिंग में डालना ही नहीं, ऊपर से डालना ही नहीं, आपको बेसल डोज में ही देना। तो ये सभी साथियों के लिए था। आपने क्वेश्चन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत से सारे किसान भाइयों के दिमाग में ये चीजें होंगी, सबको एक साथ उसका उत्तर मिल गया। जी सर, जैसे हमारे इधर अभी सोयाबीनों की तरह तरह की बीजें आ रही है, जो बीज है, तो उसमें से कुछ बीज है वो बहुत फेल हो रहा है। अभी तो हमारे 2 साल से बहुत फेल हो रहा है। अभी तो नई बीजें आती वो अच्छी पैदावार हो रही है। इसका कारण क्या है सर? बहुत सारे लोग सोयाबीन में या किसी भी चीज में, सोयाबीन हो, व्हीट हो, सीड को आपको हमेशा टेस्ट करके ही बोना है। जैसे मान लीजिए आप 15 जून को बोने वाले हैं, 5 जून तक सारा अरेंजमेंट कर लें, 10 दिन में अपने घर पे सीड का टेस्टिंग करें कि इसमें जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, ठीक है। जी जर्मिनेशन परसेंटेज जब आप चेक कर लें तभी अपने खेत में उसको डालें। नहीं तो क्या होगा, आपका पूरा टाइम खराब हो जाता है, सीजन खराब हो जाता है और पैसा भी खराब होता है। जो होता है ना, एक F1 सीड होता है, ठीक है, एक सर्टिफाइड सीड होता है, एक TL सीड होता है, और फिर दूसरा आप घर का जो बीज बोते हो, ठीक है। तो ब्रीडर के बाद ये 4 तरीके के सीड होते हैं। ब्रीडर सीड जो है उससे F1 तैयार किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आप कभी भी F1 सीड लगाओगे या सर्टिफाइड सीड लगाओगे, उनकी यील्ड ज्यादा आएगी। उसको आप दोबारा फिर पैदा करना चाहोगे, आपने जो इस साल लगाया उसी सीड को अगली बार,
तो आपकी यील्ड बहुत कम हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले ही बोला था जब सीड सिलेक्शन के टाइम पे कि आपको या तो F1 सीड और सर्टिफाइड सीड कहीं से लेना है। अगर वो नहीं मिल पाता है तो आप उसको एक्सचेंज करो आपके मित्र से, दूसरे गांवों से, तो उसपे फिर भी पैदावार थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। आपने अपने घर का वही बीज लगाया उसी खेत में तो यील्ड बहुत कम हो जाएगी। क्लियर? हलेराव बात कर रहा हूँ, निफाड नासिक से, महाराष्ट्र से। जी सर एक बात ऐसी पूछनी थी। अभी मैं लगातार 5 साल से जीरोन, प्लेन जीरोन अपना जो प्लस नहीं है अभी, ये 5 साल से लगातार इस्तेमाल करता हूं मैं। जी बारंबार यही खाद उपयोग करने से फसल में कोई, अपनी जमीन में कोई दिक्कत आएगी क्या? क्योंकि इस साल ऐसा प्रॉब्लम आया था कि रब्बी के सीजन में मैंने गेहूं में जब डाला ये तो क्लोरोफिल में बहुत लेट हो गया। बाद में आपसे बात करके मैंने मैग्नीशियम का डोज दिया उसके लिए, एकड़ में 10 kg, और जिंक दिया उसके साथ, तब ये क्लोरोफिल आ गया। तो बारंबार जीरोन, प्लेन जीरोन इस्तेमाल करके जमीन में कोई दिक्कत आती है क्या? बहुत बढ़िया सवाल है, आपने अच्छा प्रश्न किया। देखिए जीरोन जो है, जीरोन में 5 पोषक तत्व होते हैं। आप 5 साल से उपयोग कर रहे हैं, आपको मालूम होगा। उसमें फास्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर है, जिंक है और बोरान। ठीक है, तो ये 5 पोषक तत्व आपकी जमीन के लिए और आपकी क्रॉप के लिए कहीं पे भी किसी भी चीज को डैमेज नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि आपका कैल्शियम और सल्फर क्या करेगा, जमीन को उर्वरा करेगा, बराबर और हर एक फसल में इनकी आवश्यकता होती है। जिंक और बोरान क्या करेंगे, आपके जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हो उनको सपोर्ट करेंगे अपटेक में, शुरुआती अवस्था से। तो जो क्लोरोफिल वाली बात आपने बताई है, वो तो ये पोषक तत्वों में से कोई ऐसा निगेटिव रोल करेगा ही नहीं, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, जहाँ पे आपको मैग्नीशियम की दिक्कत आ रही है, जैसे पता नहीं आपने कौन सी क्रॉप लगाई होगी, मुझे बताएंगे। गेहूं का तो था, गेहूं का। हाँ। मैग्नीशियम जो है आवश्यक है पोषक तत्व, इसीलिए मैग्नीशियम सल्फेट आप देखो हर एक क्रॉप के लिए रेकमेंड किया जाता है। अब हमने इसमें 0.5% मैग्नीशियम डाल दिया। मैग्नीशियम का मेन रोल ये रहता है कि वो क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है, और पौधे को जिस टाइम पे क्लोरोफिल कम होता है वो उसको उतनी मात्रा में बना के देता है। तो इसलिए मैग्नीशियम आपको हर एक फसल में उपयोग करना ही चाहिए। तभी जब ये बहुत सारे किसानों के सुझाव आए, तब वो पावर प्लस में जीरोन में मैग्नीशियम को ऐड करके जीरोन पावर प्लस बनाया गया। अच्छा, तो दोनों प्रोडक्ट अपनी जगह पे बहुत सुपीरियर हैं। आप चाहे जीरोन यूज करो, चाहे जीरोन पावर प्लस। जहाँ पे जीरोन उपयोग करते हो वहां पे आपको अलग से मैग्नीशियम डालना पड़ेगा, और जहाँ पे मैग्नीशियम आपका पावर प्लस यूज करते हो वहां पे मैग्नीशियम अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। जिन फसलों में मैग्नीशियम ज्यादा चाहिए रहता है, जैसे शुगर कैन है या कॉटन है, तो उसमें फिर अलग से हमको मैग्नीशियम सल्फेट देनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है सर कि हमारे निफाड में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, दोनों है, पिपलगांव बसवंत और निफाड में, दोनों के पास जीरोन प्लस आता ही नहीं। मैंने 2 बार रिक्वायरमेंट की कि 2-2 टन 4-4 टन तो भी भेजो, तो भी नहीं आता। ये रिक्वायरमेंट मैंने आरोरा सर को भी भेजी थी, और आपसे भी बात हुई थी रब्बी के सीजन में, आप बोले थे हम कोशिश करेंगे, तो भी आया नहीं। और इस साल आपने तो जीरोन प्लस बढ़िया निकाला है। इस खाद में कोई दिक्कत नहीं है, डालने में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा खाद यही है आज के बस में। तो फिर ये रिक्वायरमेंट आप पूरी कर दीजिए इस साल खरीफ के सीजन के लिए, वो भी अच्छा रहेगा। देखिए सर, अभी यहीं पे आपकी समस्या का निदान कर दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र के हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलविंदर जी। अच्छा, तो बलविंदर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा आपको आश्वासन दें। बलविंदर जी सुरेश आप जी, नमस्कार। नमस्ते। ऑलरेडी हम जानते हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सेशन पूरा अच्छे से सुना है। मैं आपसे बात तो मेरी अभी ऑनलाइन ही हुई है, फोन पे तो हाँ। आप चैटिंग करते हो। तो मैं इंश्योर करता हूँ कि आई थिंक संतोष भी होंगे इस मीटिंग में, क्योंकि कई जगह पे है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके जो आसपास के जो रिटेलर्स होते हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट हमें देखना होता है। अदरवाइज उस एरिया में जीरोन पावर प्लस रेगुलर आ रहा है। और मैं अभी आपसे एक बार संतोष आपसे बात करके कि कौन कौन से रिटेलर के पास है, आपको एक इन्फॉर्मेशन पूरी भेज दी जाएगी, और कहाँ से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, है ना।
मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मैंने जीरो नहीं डाला था खाली, तो पावर प्लस अच्छा है कि ये जीरो, मतलब ये अच्छा है? मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप ये मुझे बताइए, आप हमारे जो वेबिनार है शुरू से जी। आपने सुना है या अभी ज्वाइन किया है? नहीं, शुरू से ही सुना है मैंने। शुरू से सुना है, अच्छा। फिर से जी। मैं रिपीट कर देता हूँ। जी जीरॉन जो है, जीरॉन में 5 ही पोषक तत्व हैं, ठीक जी। है। और जीरॉन पावर प्लस में 6 पोषक तत्व हैं। अच्छा, एक इसमें मतलब एक और बढ़ गया है। हाँ, मैग्नीशियम इसमें ऐड किया है। तो अच्छा। मैग्नीशियम ऐड करने से आपकी किसी भी फसल में ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि मैग्नीशियम की हर एक फसल को आवश्यकता होती है। जी। तो जीरॉन जब आप डालते थे तो आपको मैग्नीशियम अलग से डालना पड़ता था। हाँ। अब ये डालने से आपको मैग्नीशियम इसमें ऐड है, अच्छा। ठीक है। तो ये ज्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट है उससे। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें कंपनी ने डाली हैं, वो फर्टिलाइजर एक्ट के हिसाब से हम आपको उस पे बैग पे लिख नहीं सकते हैं। जैसे अपटेक, फास्फोरस का अपटेक, परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए उसमें काफी सुधार किए हैं, और भी काफी सुधार किए हैं, इसलिए उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। हाँ। मैं इंदौर जिले के देपालपुर तहसील के गांव सुनाला से राजेश यादव बात कर रहा हूं सर जी। आज आपके हाँ इस जी। वेबिनार प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें सोयाबीन के विषय में बहुत बहुत अच्छी जानकारी मिली, क्योंकि इस जानकारी से हम वंचित रहते हैं। हेलो जी राजेश जी। हाँ सर बोलिए जी, मेरे 2 क्वेश्चन थे। जी। आपने फर्स्ट में तो अपना वीडीसाइड हर्बिसाइड में उसका थोड़ा सा क्लियर नहीं करा था। एक हमारी क्या बहुत बड़ी समस्या हर्बिसाइड की रहती है, हमारे यहाँ जमीन थोड़ी सी फ्लैट एरिया में है, और ज़्यादा एरिया में हम ना तो डीप से या फिर स्प्रिंकलर के माध्यम से या फिर बेड की विधि के माध्यम से नहीं कर पाते हैं। तो उसमें अपन जैसे सोइंग के बाद में जो 72 घंटे वाली यार जो वो आती है, तो उसका कहीं ना कहीं तक साइड इफेक्ट रहता है सोयाबीन पे, या फिर जो अपन बाद में करते हैं 25 से 30 दिन वाले में, तो उसमें सोयाबीन को झटका बहुत ज़्यादा लगता है सर, तो उसको बिल्कुल रिकवर करने में बहुत दिक्कत आती है हमको। राजेश जी, मैंने आपको देखिए बताया था, आपने शायद सुन नहीं पाया होगा कि वीडीसाइड प्री डालें या पोस्ट डालें आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एश्योर कर लें कि आपकी मिट्टी में नमी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो ये सोइंग के तुरंत बाद वाले डाल सकते क्या? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल उसका डाल कोई सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट तो नहीं आता ना सोयाबीन के अंकुरण पे या फिर उस पे कुछ? नहीं आएगा। वो आपको देखिए, चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले 2 तरीके के बीट्स रहते हैं, ठीक है बस ना। ये चौड़ी पत्ती वाले की सबसे बड़ी समस्या सर जी। हाँ, तो उसका कोई नहीं आएगा, लेकिन आप उसका एक तो डोज सही लें, पहली चीज। बहुत जी सारे बिल्कुल, किसान भाई डोज ज्यादा ले लेते हैं। बिल्कुल सर जी। मिट्टी में नमी अच्छे से रखें, हाँ और जब आप डोज डाल देते हैं, जैसे ही वो स्ट्रेस आता है उस पे, तो हाँ स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए थोड़ा कुछ स्प्रे कर दें। जैसे जैसे आपका मैंने बताया एनपीके का कोई स्प्रे कर दें, जैसे अपना एमिट्रॉन ये आता है, बलिको आता है। हाँ फिर आप जब पोस्ट डालें तो एमिट्रॉन जेट का स्प्रे कर दें, जिससे कि पौधे के अंदर जो स्ट्रेस आए, कोई भी बीज देखो डालो तो पौधा हाँ। क्या है, पौधे को तो स्ट्रेस आएगा उसको, क्योंकि तो उसकी चाल रुक जाती है। ये तो अपन उस शोइंग टाइम के पे बाद वाले में ही तुरंत, शोइंग के बाद वाले में तुरंत डालेंगे, उसमें भी आएगा स्ट्रेच क्या? हाँ, जैसे जर्मिनेशन होगा थोड़ा स्ट्रेस तो आएगा, लेकिन पोस्ट वाले में बहुत ज्यादा आता है। हाँ उसमें बहुत ज्यादा आता है। पोस्ट वाले में इमीडिएटली आपको स्प्रे के लिए चले जाना चाहिए। जैसे डालो आप 2 दिन के बाद आप थोड़ा स्प्रे कर दो, जिससे कि इमीडिएटली वेजिटेटिव ग्रोथ रुके नहीं आप। अच्छा ठीक सर, दूसरा सवाल ये था मेरा कि जैसे फ्लॉरिंग आती है उस समय पर अगर बारिश ज्यादा हो जाती है, तो थोड़े से जो फ्लोरिंग जितनी होती है उतनी वो फ्रूट में डेवलपमेंट नहीं होती पाती, वो मतलब ड्रॉप हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हम कौन सा ऐसा स्प्रे ले लें थोड़ा सा जो पौधे को फूलों को ड्रॉप नहीं होने दे, फ्लावरिंग सही से रहे? एक तो जहाँ पे आपने जीरोन पावर प्लस डाला है, वहां पे बोरान देखिए ऑलरेडी हमने शुरू से दिया, शुरुआती अवस्था से, हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो वो हाँ रूट के थ्रू आपका बोरान मिल रहा है पौधे को। हाँ तो फ्लावरिंग के टाइम पे आपको फिर बोरान का मैंने आपको अपने टेबल में दिखाया था हाँ कि हाँ हाँ दिखाया था सर। 250 ग्राम बोरान लेके आपको पर एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करना है, ठीक है। और एक वो अमीनो एसिड का भी बताया था और आपने। अमीनो एसिड आपका एमिट्रॉन जेट, ये 2 तो चीजें आपने कर दी तो आपके फ्लावर ड्रॉपिंग ऐसा समझ लो कि 70-80% तक रुक जाएगी, और वो कन्वर्जन बहुत सर जी इनको किसी के भी साथ ले सकते हैं? उस टाइम पे क्या है, थोड़ा सा फंगीसाइड रहता है, इंसेक्टिसाइड रहता है। हाँ, ये अमीनो एसिड तो किसी के साथ एक बार आप उसको चेक कर सकते हो कौन सा फंगीसाइड डाल रहे हो। तो जैसे अच्छा। थोड़ा सा घोल फंगीसाइड का बनाओ, हाँ इसका थोड़ा घोल बनाओ और दोनों को मिक्स करके देखो।
अच्छा, ये वो सभी फटने वाली समस्या है। सभी टाइम पे आपको करना है कि आज की डेट में टेक्निकल सब अलग अलग आ रहे हैं, तो हाँ आपको हमेशा चेक करने के बाद आप खुद अपनी लेबोरेटरी हो तो चेक हाँ। करने के बाद ही डालते हैं। अगर फट अच्छा जाए तो नहीं डालते। सर जी, मैं सीट ट्रीटमेंट में ये पूछ रहा था कि हम लगातार 4-5 साल से लगातार एक ही उससे सीट ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं, तो वो सही है या फिर गलत है, चेंज कर देना चाहिए? और क्या कर रहे हैं आप, कौन से उससे कर रहे हैं? सर जी, हम ये यूपीएल के इलेक्ट्रॉन से करते आ रहे हैं, जिसमें 3 है, 2 फंगीसाइड है, 1 इंसेक्टिसाइड है। फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड। हाँ। हाँ, तो और सीड चेंज कर रहे हो क्या? नहीं, सीट तो कुछ है, कुछ चेंज भी है। नहीं, अगर चेंज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा। सीड चेंज नहीं कर रहे हो तो फिर आपको ये सीड ट्रीटमेंट चेंज करना है। और पहली बात तो आपको जो अपने सीड में आपने एक बार लगाया है अपने घर पे, वो सीड हाँ। दोबारा बोना ही नहीं। सबसे पहली गांठ यही बांध लो आप सारे लोग। आप अपने मित्र से ले लो, आप दूसरे गांव से ले लो, सीड को चेंज। हाँ, नहीं वो तो करते रहते हैं, हम रिश्तेदार से कर देते हैं, जैसे वो सांवेर बेल्ट में है तो उधर से इधर कर लेते हैं सर जी, वो तो। हाँ ऐसा। हेलो पांडे जी, नमस्कार। नमस्कार ठीक है सर। मैं हरिओम राठौड़ बोल रहा हूँ सर, नसुल्लागंज बहरूंदा तहसील से, जिला सीहोर से। जी सर बोलिए। इस समय रागनी तिवारी और अपने सलोनी पांचाल का फार्मर हूँ मैं। लोकेश जी चौधरी अपने जो हैं सीहोर से बिलोंग करते हैं। जी जी मेरी आपसे मुलाकात भी हुई थी नसुल्लागंज में, आप जो सेमिनार में आए थे सर्वमंगलम पैलेस में, जी जी जी। करीबन 1 वर्ष हो गया। थैंक यू सर, आपने याद रखा है, इतना लंबा समय हो गया। और सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जी अपन इस बार बता रहे हैं, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश कम रहेगी अल नीनो की वजह से। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि सोयाबीन पे कौन सी किस्म का चयन करना चाहिए, कम दिन की या ज्यादा दिन की? आपको सही बात बताएं क्या? जी सर। हाँ तो सुनिए, देखिए एक तो चीज ये है कि हमारे जो भी इस तरीके के रेनफॉल को लेकर जो भी स्टेटमेंट आते हैं वो कई बार बिल्कुल फेलियर हो जाते हैं। पहली चीज आपने देखा होगा, जब कोई स्टेटमेंट ऐसा आता है आज बारिश बहुत होगी तो वो उस दिन धूप निकल जाती है। फिर भी अगर हम इसको सही मान लें तो फिर भी हम हाँ अगर जी, सुन इसको रहा हूँ। सही मान लें, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि अल नीनो की वजह से बारिश बहुत कम होगी, ऐसा नहीं, बारिश बहुत ज्यादा भी हो सकती है अल नीनो की वजह से। इसमें दोनों संभावनाएं बनती हैं, या तो बहुत कम होगी या बहुत ज्यादा होगी एरिया वाइज। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि सोयाबीन आपके पास अगर एरिया अच्छा है तो आपको 2-3 वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए। कुछ अर्ली ले लें, कुछ मीडियम ले लें, कुछ लेट ले लें, जिससे कि लॉसेस कंट्रोल में रहें। भाई कभी भी आपका लॉस 30% से ज्यादा नहीं। ये कह रहा हूँ सर, हेलो, हाँ आवाज आ रही। सुन पा रहे हो? हम्म। मैं ये कह रहा हूँ जो 90-85 दिन की जो किस्में हैं उन पे जाना चाहिए या 120 दिन वाली पे? नहीं नहीं, मैंने क्या आपको बताया कि जो 90-85 से 90 लेके 90 दिन, 90 से 100 दिन और 100 से 110 दिन, ठीक। ऐसे अगर मान लो आप ज्यादा सोयाबीन लगा रहे हैं, जैसे मान लो 20 एकड़ लगा रहे हैं, तो इसमें आपको डिवाइड कर लेना चाहिए कि देखिए मौसम में हो सकता है कि बारिश बहुत ज्यादा हो तो 120 दिन बारी अच्छी पक जाएगी। जी सर। मौसम सामान्य बारिश हुई तो 100 दिन बारी अच्छी पक जाएगी, और बारिश अगर मान लीजिए बहुत कम हुई तो आपकी 85 से 90 दिन बारी अच्छी पक जाएगी। तो आपका जो लॉसेस हैं वो काफी कंट्रोल हो जाए। अच्छा। और मैं सर ये फर्टिलाइजर डोज में अपना जीरोन रख रहा हूँ प्रति एकड़ 3 बैग। बिल्कुल सही कर रहे हैं, जीरोन पावर प्लस करिए। और उसके बाद मैं स्प्रे में आपका वो देता हूँ अपना जो है ना एमिट्रॉन वगैरह है, बलेको है, और आखिरी में 05234। हाँ बिल्कुल सही है, 05234। लास्ट में आप 0050 या ये ले लो 0050। जब दाना पॉट बन जाए तो 0050 का एक स्प्रे जरूर करो, जिससे कि उसमें पोटास रहता है पूरा, तो आपका दाने का भराव बढ़िया हो जाएगा। हाँ वो सर मैं आपके कहे मुताबिक तीन ही फसलों में यही उर्वरक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। थैंक यू सर। ये हरिओम भैया नमस्कार। नमस्कार चौधरी जी, नमस्कार। नमस्कार।
हरिओम भैया, अच्छा लगा कि आपने पूरी वेबिनार अच्छे से सुनी और सर के साथ क्वेश्चन आंसर करे। सर मैं सर मैं बताना सोमवार को। चाहूंगा, हम हाँ हमारे हरिओम भैया जो है ना, एक्चुअली क्या है, पूरा एक ही फसल पे आधारित नहीं रहते। वो क्या है, मक्का भी लगाते हैं इस सीजन में, सोयाबीन भी लगाते हैं और चिया सीड भी लगाते हैं। और इस बार सर चिरायता भी लगा रहे पांडे जी हम, अच्छा, वेरी गुड। वो 6 लाख जी। वाला 6 हाँ, लाख 51 बिका है सर कल। अच्छा, वो बहुत तो बढ़िया। अभी सात क्या है, महीने हमारा की फसल है। हरिओम भैया का मेरे साथ हमेशा इंटरप्ट रहता है और वो बीच बीच में पूछते हैं, सर अब क्या डाल दें, क्या है। और मेरे ख्याल से अपना जो बलेको है, बलेको में सबसे ज्यादा उस एरिया में प्रमोट करने में हरिओम भैया का बहुत बड़ा सहयोग है सर। अच्छा, अपने पांडे जी, राजपूत जी के यहाँ पे। पांडे जी। जी, जी हाँ, बोलिए। चौधरी जी के मार्गदर्शन से मैं कर रहा हूँ। इस बार मेरा 40 कुंटल गेहूं ज्यादा निकला सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो बहुत खुश होते हैं जब ऐसा हमारे किसान भाई कुछ ऐसा बात करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे ज्यादा खुशी हमको होती है, क्योंकि हम देखिए, एग्रोनॉमी एक ऐसी चीज है कि जिसकी हाँ, वजह से आप प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हो और अच्छी क्वालिटी भी उसके अंदर इंप्रूव कर सकते हो। जितने एरिया में मैं हर साल गेहूं लगाता हूँ पांडे जी। लेकिन हरिओम जी, अब आप जीरोन पावर प्लस पे शिफ्ट हो जाइए। चौधरी साहब को बोलिए, लोकेश जी को, कि अगर आपके पास यहाँ पे पावर प्लस कम है तो भिजवा दें। पावर प्लस लिया था सर 27 देगा अपन ने। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ये राम राम जी। जानना चाह रहा हूँ कि पावर प्लस में सर माइक्रो राजा मिला सकते हैं, आपने बोला था तो। हाँ, माइको राजा, मैंने बोला था कि 4 किलो आपको माइको राजा मिलाना है। प्रति माइको एकड़ राजा, 4। माइको राजा 3 बैग आपका जीरोन पावर प्लस और 26 किलो पोटास, ठीक है, जी थोड़ा सा यूरिया, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, तो जी शुरुआती अवस्था में आपको नाइट्रोजन मिल जाए। जी, तो प्रति एकड़ होना है क्या? प्रति एकड़ 7 जी किलो यूरिया उसमें मिक्स कर लो, सारी चीजें मिक्स करके आप उसका एक साथ ही डाल सकते हैं। हाँ, जिंक का कैसा होगा सर? जिंक पे मिला है उसमें। जिंक ऑलरेडी है इसमें, जिंक है, बोरान है, मैग्नीशियम है, सारी चीजें हैं। अभी सोहेल के टाइम पे अभी मैं उसको फेंक खेत में गिराना है क्या? हाँ, पहले सोइंग से पहले डाल दो या सोइंग के टाइम पे डाल दो। जी आप ब्रॉडकास्टिंग ठीक। भी कर सकते हो और सोइंग के साथ अच्छा, भी कर सकते हाँ वही अभी हमारे इधर पहले ही डलता है वो, खंडवा हो। हाँ, जिले में। पहले डाल दीजिए आप। हाँ, वैसे तो त्रिपाठी जी की सहाय में है हम, त्रिपाठी जी बताते रहते हैं वो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। तो ठीक अभी है वैसे भी आप देखिए, आज करीब 6 जून हो गया है। मेरे ख्याल जी में 15 जून तक मानसून पहुंचने का यहाँ पे भी पूरा पूरा ये है, तो आपकी 20 जून से सोइंग चालू हो जाएगी। जी। तो 10 या 15 तारीख तक फैला देंगे खेत में उसको। जी जी जी, ठीक है सर, मेरे तक क्वेश्चन। थैंक यू। सर इसमें मैं नमस्कार। जी नीरज जी। सर इसमें मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल जानकारी कराई। अभी अवगत ये है कि विभाग द्वारा अभी जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ये हमारा महावीरा जेरॉन है, पावर प्लस है, या और भी सभी फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर है, वो ई टोकन के माध्यम से ही अभी सेल हो रहे हैं, बिक्री हो रहे हैं। अच्छा, अभी अलग नहीं किया ई टोकन से? जी 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 जी। तो आज कुछ मैसेज में देख रहा था कि ई टोकन में फिर से इंक्लूड कर दिया है ऐसा। जी। तो और अगर मधु जी, भविष्य में कुछ भी चेंजेस होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं पॉलिसी में, या गवर्नमेंट द्वारा कुछ अपडेट के आश्वासन या अपडेट किया जाता है, तो हम आपको समय पर अवगत करा देंगे उसको। थैंक यू सर। मुरली जी, शायद आपको ये सूचना मिल गई होगी। आपका क्वेश्चन था ना मुरली जी, या आपका जी ही था ना? हाँ हाँ। जी, ओके। और कोई प्रश्न हो तो हमारे किसान भाई का, किसान भाई, रिटेलर भाई जो भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं करीब। हाँ सर, आपका मधु जी कुछ बोलने वाले हैं। जी सर नमस्ते। नमस्ते। खंडवा से बोल रहा हूँ मैं सर। जी सर। सर सोयाबीन में एक समस्या होती है, जब स्टार्टिंग पे बोनी होती है, आप सोइंग करते हैं और उससे जो 20 से 25 दिन होता है एक ही प्लॉट में, उसमें कुछ एरिया ऐसा होता है जो कि पीला मोजक जो होता है ना, उस टाइप से स्टार्टिंग में ही हो जाता है
और जैसे अगर वो ये कब शिकायत बनती है, जब बारिश कम होती है शुरुआती दौर में, जैसे बारिश का दौर अच्छे से शुरू होता है वो पौधा स्वस्थ हो जाता है जी। वो पौधा अगर देखने से जब स्टार्टिंग में बोनी होती है 8-10 से, ये कुल मिला के बोनी से लेकर 20 से 25 दिन तक ये दिक्कतें होती है उसमें। साथ में तो ऐसा सर लगता है कि इसके दो उपाय हैं। देखिए मैंने आपको कवर भी किया था, शायद हो सकता है आप सुन नहीं पाए हो। नहीं सर, वो मैंने सुना है, और जीरोन खाद और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी परीक्षण भी उसका करवा चुके हैं, सिर्फ नाइट्रोजन की कमी आती है उसमें सर। अच्छा, तो एक तो आपने एलो मोजेक रेजिस्टेंट वैरायटी कुछ लगानी शुरू की क्या आप, मतलब उससे? हम हर साल फाउंडेशन बीज ही लगाते हैं हर साल, और वो भी तो, सर कुछ एरिया में होता है, जैसे अगर 6 एकड़ का प्लॉट है तो उसमें आधा एकड़ 1 एकड़ वो भी कुछ अलग अलग जगहों पे होती है शिकायतें। ऐसा भी नहीं कि पूरे खेत में होगी वो। व्हाइट फ्लाई ज्यादा आता क्या? नहीं सर, वो स्टार्टिंग में ही है ना सर, 1 महीने के अंदर अंदर ही होता है, और ये हर साल। दूसरा, ये शिकायत खुद ब खुद चली जाती है जैसे बारिश का अच्छी बारिश होने लगती है, तो ये क्या कारण हो सकते हैं इसके? अच्छा, तो इसके लिए तो मतलब जो आप सजेशन बता रहे हो, व्हाइट फ्लाई भी नहीं आती है, और अब वहाँ पे आप बारिश में पानी भी नहीं रुकता है, पानी बारिश आने से पहले की बात कर रहे हो आप? जी सर, बारिश शुरुआती 1 महीने में होता है सर, और ये हर साल है। आप एक बार चेक करिए ये कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है वो ऐसा तो नहीं है कि पानी कम हो, जहाँ पे लैंड में पानी जितना रुकना चाहिए आपकी मिट्टी में वो नहीं हो, नमी रहती हो, और मान लीजिए बारिश खिंच गई तो आधा खेत आपका अच्छा रहता है जिसमें मिट्टी अच्छी है, और जिसमें मिट्टी अच्छी नहीं वहाँ पीलापन आ जाता है, तो आप उसको एलो मोजेक मान लेते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, उसको एलो मोजेक नहीं बोलते हैं, मैं उसके लक्षण बता रहा हूँ। वो पीला पौधा होता है, पौधा ऐसा लगता है जैसे उस पे मोहा मच्छर की शिकायत आ गई हो या सफेद मक्खी आ गई हो, बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं। आपका उस एरिया में, सुनिए मधु जी, आपके उस एरिया में या तो न्यूट्रिशन जो आप दे रहे हो, जो खाद दे रहे हो, उसका अपटेक बहुत कम हो रहा है, या तो देखिए जो जैसे मान लीजिए आपने खाद डाला और खाद का अपटेक नहीं हुआ, तो या तो आप उस एरिया का एक बार सॉइल चेक कराओ कि उसमें अपटेक परसेंटेज कितना हो रहा है। मेरे ख्याल में यही चीज है। कई बार खेत में खाद डाल देते हैं और हमको लगता है हमने खाद डाल दिया, फिर भी पौधा पीला पड़ रहा है, ठीक है, तो फर्टिलाइजर अपटेक हो रहा है क्या वहां पे, पौधा ले पा रहा है कि नहीं? तो मेरे ख्याल में कार्बन परसेंटेज बहुत कम होना चाहिए वहां पे, जो मुझे लगता है। हाँ नमस्ते सर, मैं महाराष्ट्र से अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा, नीलेश कर्डक। जी जी नमस्ते सबको। हाँ सर, सवाल ये था मेरा कि सर 20 क्विंटल एवरेज निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए? 20 क्विंटल एकड़ में? हाँ निकल सकता है एकड़ क्या? में? हाँ हाँ बिल्कुल निकल सकता है, लोग निकाल रहे हैं यहाँ इंडिया में, नहीं तो बाहर तो निकाल ही रहे हैं। हाँ बराबर, ठीक है ना, तो आपका मेरे ख्याल में कुछ बहुत अच्छा जो सीड प्रोडक्शन ले रहे हैं सांगली वगैरह में, वो मतलब एरिया उनका अब कम रहता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। तो 20 क्विंटल आप 20 क्विंटल का टारगेट करोगे तो आप 16-17 क्विंटल तो निकाल ही सकते हो, कोई बात नहीं है। उसके लिए आपको हाई यील्डिंग वेराइटी सिलेक्ट करना है आपके एरिया के साथ, ठीक है ना, पहली चीज। और न्यूट्रिशन पे पूरा ध्यान शुरू से लेके लास्ट तक देना है, जैसे सीड ट्रीटमेंट प्रॉपर करना है, बीड्स का कंट्रोल बहुत ही सीरियसली करना है, कि अगर मान लिया बीड्स कंट्रोल नहीं किया तो बीड्स कंट्रोल जहां पे नहीं होता है, मैंने अपने उसमें बताया था 40% तक यील्ड कम कर देता हो, कितना 40%, तो वो आपको करना है। और उसके बाद फिर न्यूट्रिशन वैल्यू जितनी भी उस वैरायटी के हिसाब से चाहिए, उसके हिसाब से आप मुझे भेज देना, मैं आपको रिकमेंडेशन दे दूंगा, वो वैसा शेड्यूल चलाना, तो निश्चित रूप से आ जाएगी। दूसरा, आप कैसे लगाना चाह रहे हैं, सोइंग डायरेक्ट करोगे या फिर रेज एंड सीड उस पे लगाओगे, जो क्यारी बना के सीड की चौपाई करोगे, कैसे लगाओगे? नमस्ते सर। नमस्ते भाई। पंकज जाट बात कर रहा था मैं, देवास जिले मध्य प्रदेश से, खातेगांव तहसील से। सर मेरा एक विशेष सवाल है, ये पैदावारी वगैरह एक अलग चीजें हैं। पिछले साल हमारे क्षेत्र में 21-17 और 21-72 जो 2 वैरायटी है जेएस की, पिछले साल के पहले तक इनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे
और पिछले साल पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों वैरायटी बहुत बुरी तरीके से पिट गई। मतलब इतनी बुरी तरीके से कि लोगों के 10 किलो एकड़ तक सोयाबीन निकले, और कुछ एक के तो ऐसा था कि काटने की भी जरूरत नहीं थी। तो इसका ऐसा क्या मतलब रहा? बाकी दूसरी वैरायटी जैसे एनआरसी 150 हुई, ब्लैक गोल्ड हुई, 2433, इनका प्रोडक्शन ठीक ठाक रहा, पर 2117 और 2172 जो कि बहुत मानी हुई वैरायटी हैं, ये दोनों पूरी तरीके से खत्म हो गई। अच्छा, ये क्या लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है? हाँ, नहीं मतलब 2117 2172 थोड़ी सी लॉन्ग है, मतलब लगभग 95 से 100 दिन के बीच में आने वाली वैरायटी है। पहले पैदा हुई, मतलब पिछले साल के लगभग 2-3 साल तक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। लोगों ने 8 कुंटल, 9 कुंटल, 10 कुंटल तक भी उत्पादन लिया। पर पिछले साल अचानक से पता नहीं क्या समस्या हुई, जबकि लगी अच्छी थी, ऐसा कोई स्पेशल टाइप का वायरस वगैरह या फंगल इन्फेक्शन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। और लास्ट में जब प्रोडक्शन की बात आई, जब काटने वाली स्थिति बनी, तो उत्पादन किसी का 10 किलो एकड़ निकल रहा, किसी का 15 किलो एकड़ निकल रहा। मतलब कुछ लोगों ने 2 कुंटल, 2.5 कुंटल तक भी उत्पादन लिया, पर मेजोरिटी यही थी कि 50 किलो, 10 किलो, 5 किलो, ये वाला सीन रहा। तो अचानक से इतनी बढ़िया वैरायटी क्यों फेल हो गई? मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इंदौर में सोयाबीन रिसर्च स्टेशन खंडवा रोड पे है। तो इसका सही जवाब तो वैरायटी जब आप लेके जाओगे, उसका ग्रेन लेके जाओगे, तब वो दे पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप जो सजेशन बता रहे हो, जो हाई यील्डिंग वैरायटी रहती हैं, अगर न्यूट्रिशन वैल्यू उनको नहीं दी जाए तो फ्लावर्स तक और पॉड फॉर्मेशन तक वो उनमें अच्छा आपको दिखाई देगा खेत कि भैया हमको बहुत अच्छी फसल निकलेगी। लेकिन जब उसका दाना भरने की बारी आएगी तो उसको भोजन ही नहीं होगा तो कैसे दाना भरेगा? तो फिर वो आपको ऐसा लगेगा कि खेत में बांझपन आ गया, खेत अच्छे से काम नहीं कर पाया, वैरायटी ठीक नहीं है। ये भी एक रीजन हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। सर ये रीजन हम लोग ये रीजन एक्सेप्ट किया जाता अगर सारी वैरायटीज फेल हो जाती। मतलब ऐसा होता है कि सोयाबीन क्षेत्र में पैदा होता ही नहीं किसी भी किसान का, पर इन 2 वैरायटी को छोड़ दें तो बाकी वैरायटीज ने, क्योंकि मेरे खुद ने एनआरसी 150 बो रखी थी, 8 कुंटल एकड़ का उत्पादन निकल के आया। पर ये जो अपनी 2172, 2117 जो देश की है, ये बुरी तरीके से पिट गई। तो क्वेरी का सही सलूशन तो सवाल मतलब यही था कि इतनी बढ़िया वैरायटी अचानक से जब फ्लॉप हो जाती है तो किसान सोयाबीन की खेती पे भरोसा करके लागत क्यों लगाए? मतलब एक वैरायटी जो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा, 10-12 कुंटल तक उत्पादन लोगों ने लिया, हमारे क्षेत्र में लिया, हमने खुद ने भी 7-8 कुंटल एकड़ उत्पादन लिया, और उसके जस्ट अगले ही साल वो इतनी बुरी तरीके से पिटती है कि 2 कुंटल उत्पादन भी मुश्किल से, ज्यादा बता रहा हूँ, 2-2 किलो, 10-10 किलो, 50-50 किलो तक लोगों का उत्पादन निकल गया है। जो बात करें कि खाद प्रॉपर नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो वो हर साल जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है। ऐसा नहीं कि पिछले साल किसानों ने कुछ अलग टाइप से खेती कर ली थी, जो कर रहे थे ट्रेडिशनल, हर समय किसान तो वैसे ही करता है जो हमेशा करता है, पर पिछले साल ये सीन देखने को मिला। तो मतलब सवाल यही है मेन कि इतनी प्रॉपर वैरायटी, इतनी अच्छे प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी जब अचानक से फेल हो जाती है तो किसान सोयाबीन पे भरोसा करके उस पर लागत बढ़ाने की और खर्च एक्स्ट्रा करने की ये प्लानिंग क्यों करे? मतलब वो तो प्लान ये करेगा ना कि सोयाबीन का सब्स्टिट्यूट ढूंढे। बोले यार अब ये अनप्रेडिक्टेबल टाइप का काम हो गया इसमें, तो बोले कोई ठिकाना ही नहीं है। तो अब इस साल आपके हिसाब से कौन सी वैरायटी बोए जो 100% श्योर हो कि ये तो रिजल्ट देगी? अनिल जी, मैंने आपको देखो आपका प्रश्न का उत्तर पहले ही बताया कि जैसे मतलब वैरायटी फेल हुई, उसके लिए आपको सोयाबीन रिसर्च स्टेशन पे एक बार विजिट करना चाहिए, उस वैरायटी के बारे में कि क्या रीजन था, वैरायटी सही नहीं मार्केट में जा पाई, उसका कोई और रीजन था, तो वो आपको सही जानकारी देंगे। ठीक है। दूसरा, आपके क्षेत्र के हिसाब से बहुत सारी वैरायटीज सोयाबीन स्टेशन रिलीज करता है, एनआरसी नंबर, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इस साल में कौन सी वैरायटी आपको लगानी है वो आपको सही जानकारी दे पाएंगे। हम जो जानकारी देंगे हो सकता है कि उसमें वैरायटी के हिसाब से वो थोड़ी वीक हो, तो एक बार आपके पास में ही, मान लो महाराष्ट्र से कोई किसान पूछता तो हम बताते हैं, आप यहीं पे रहते हैं तो एक बार पूछ लीजिएगा।
क्योंकि सिलेक्शन ऑफ द वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर अपनी टीम में कोई अगर हमारे क्षेत्र देवास क्षेत्र से, इंदौर क्षेत्र से अगर कोई वैज्ञानिक कृषि सलाहकार हो तो आप उनके कांटेक्ट या कुछ भी संपर्क वगैरह साझा करें हमारे साथ, ताकि हम उनसे भी बात करें तो वो लोकल की जानकारी और बेहतर तरीके से दे पाएंगे। मैं आपको यहाँ के नंबर शेयर कर दूंगा सोयाबीन एक्सपोर्टेशन। सर एक और क्वेश्चन ये है कि ई टोकन की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही सर, एक तो एसएसपी में लेने में भी ई टोकन बड़ा सबसे बड़ा मैटर है सर वो, तो उसको भी हटवाएं आप। ये एसएसपी को सर, एसएसपी को आप बाहर करवाएं। कौन के 4 तारीख हमारे नीरज जी ने भी बताया था आपको कि जो यहाँ पे अभी नीरज जी ने आपको बताया था कि पहले हम लोगों ने कोशिश ये किया कि एटलीस्ट कुछ प्रोडक्ट जो हैं, जैसे मान लीजिए डीएपी, यूरिया ई टोकन में चले जाएं, एसएसपी जैसे प्रोडक्ट ई टोकन से बाहर रहें। लेकिन वो शायद गवर्नमेंट में अभी भी एक बार तो उन्होंने बोला हटा दिए, फिर अभी फिर से बोल रहे हमने लगा दिया, तो अभी तक कुछ क्लियरिटी आई नहीं है। मेरे ख्याल में अभी यही मान के चलो कि ई टोकन से ही मिलेगा। अभी नीरज जी ने आपको बताया था क्योंकि हमारे जी सर एसएसपी बहुत ही अच्छा काम करता है सोयाबीन के लिए। कैल्शियम मिल जाए, सल्फर मिल जाए, फास्फोरस मिल जाए, सब चीजें उसमें, जिंक है, बोरॉन है, मैग्नीशियम वाला आपने ऐड कर दिया। ये सोयाबीन के लिए सर सारे इंपॉर्टेंट है, पर इनको फार्मर को डालने में बड़ी दिक्कत आ रही है। इनसे भी प्रोडक्शन में बहुत असर आता है। आप एसएसपी का जरूर उपयोग करें सभी पर, बस सब सर मजबूर भी हो रहे हैं, समस्याएं भी बड़ी है सामने। जी जी, तो इसको डालने में कैसे दिक्कत आ रही है? हाँ सर, ये टोकन की वजह से, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। ये टोकन का दिक्कत नहीं ना सर, खरीदने बेचने का दिक्कत। अब देखिए, ये तो भारत सरकार जैसे हमको और आपको रखेगी वैसे रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो चाहती नहीं है किसान खेती करे। हमको भी लोगों को ट्रेनिंग देने में, सब चीजें समझाने में तो बहुत दिक्कत वाला। जब नई चीज कोई इम्प्लीमेंट होती है तो सबको थोड़ा थोड़ा चैलेंज आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, उसमें कोई नहीं। मतलब गवर्नमेंट ने ये सोच के ये सब किया कि एक्सिस फर्टिलाइजर अपनी जमीन, आपकी जमीन में नहीं जाए, जिससे मिट्टी आज आपके पूर्वज जो देखे गए वो आपको, आप अपने बच्चों को देके जाओ। सर किसान पास इतना एक्स्ट्रा इनपुट लगाने के लिए है ही नहीं कि वो खाद जरूरत से ज्यादा डाले। डालता उतना ही है जितनी जरूरत है, और ऊपर से पहले तो और भी समझ कम थी चीजों का, मतलब नॉलेज नहीं था। अब तो जैसे आप हैं, इस तरह से और भी लोग हैं सलाहकार जो पहले से ही बता देते कि भाई डालना कितना है, कम से कम उतना तो प्रोवाइड करे सरकार। अनिल जी, आपको मालूम नहीं है, आलू की फसल में यूपी में 10-10 बैग तक एकड़ में डीएपी डालते हैं, 10 बैग। और कैसे डालते हैं? 5 बैग पहले डाल दिए, 5 बैग जो कि वो खराब ही हो जाती है। उसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ऐसे फार्मर है, वो ये जानते हैं कि हमने अगर ज्यादा खाद डाला तो हमारी पैदावार ज्यादा रहेगी। आप जरा थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, वो कैसा बता रहे हैं कि सिलेक्शन में वो आ नहीं रहा है, तो कैसे सिलेक्ट करना है फार्मर्स को? देखिए, जब हम पोर्टल को आपके आधार नंबर डालकर उसमें पोर्टल को ऑन करते हैं, पोर्टल को चालू करते हैं, तो आपको एक ओटीपी आता है। ओटीपी के बाद आपके पास में उसमें क्रॉप सिलेक्शन आता है। क्रॉप, जब आप एक एरिया और क्रॉप सिलेक्ट हो जाता है तो आपके उसमें आईसीआर द्वारा अप्रूव्ड एनपीके का अलॉटमेंट आ जाता है आपका, कि आपको इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस और इतना पोटास आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं उस पोर्टल से। तो वो जब आप उस पे, अब उसके बाद में जब आप प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, आप एसएसपी सिलेक्ट करते हैं, तो एसएसपी सिलेक्ट करने पे आपको पूरे ग्रेड्स दिखते हैं एसएसपी के, जिंक, बोरॉन, सारी चीजें। तो जिंक प्लस बोरॉन जो है वो आपका पावर प्लस आ जाता है। मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन वाला अगर आप सिलेक्ट कर देते हैं तो आपको पावर प्लस आ जाता है। और बाद में आपको दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ये ध्यान रखना है कि वहां पर RMPCL दिखेगा, क्योंकि RM फॉस्फेट एंड केमिकल्स पूरा नाम नहीं आ पाता वहां छोटी सी विंडो है,
तो आप सब लोग इस बात को ध्यान रखें, वहाँ RMPCL देखें। RMPCL का आ गया तो फिर आप समझ लीजिए कि ये आपका पावर प्लस और जिरोन या जिंक प्लस बोरॉन वाला है, तो जिरोन आ गया है। तो आप जब उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके वो बोरी उतनी जो अलॉटमेंट है उतनी बोरी आप सिलेक्ट कर लेंगे तो वो बोरी आप ले सकेंगे, बाद में टोकन आप बुक कर सकते हैं। तो प्रॉपर विधि के अनुसार दिख रहा है। अगर कहीं पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या इशू की वजह से किसी भी किसान भाई को तकलीफ होती है, उनको पोर्टल पे वो मात्रा नहीं दिख रही है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर सहित सारे कृषि विभाग और डीलर्स का एक ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप पे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं या अपने डीलर को दे सकते हैं। जो आपके डीलर भाई हैं वो भी वहां उसको उस ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको तत्काल निदान मिलेगा। उसके पश्चात भी अभी भारत सरकार ने इसके कंप्लेंट से संबंधित कुछ अभी नए टोल फ्री नंबर भी इशू किए हैं। अभी शायद तत्काल तो मेरे पास नहीं होंगे वो, पर हम आपको वो जल्दी उपलब्ध करा देंगे, तो आप अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं उसमें। धन्यवाद। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू। सो मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सबको। वैसे सारे आपके रिटेलर्स डीलर्स को जो आपके एरिया के हैं सबको ट्रेनिंग भी दी जा रही है उसके बारे में कि कैसे यूज करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सारी चीजें वो समझ जाएंगे। और ये भी है कि अब गवर्नमेंट ऐसा है कि सीजन के हिसाब से ही विंडो खोलती है। जैसे पहले क्या होता था, एडवांस परचेजिंग हो जाती थी, तो अब उनका कहना है कि जब कोई क्रॉप ही नहीं तो फर्टिलाइजर क्यों चाहिए। तो विंडो पीरियड भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अब जैसे अभी तो खरीफ स्टार्ट हो गया है, अब विंडो ओपन है सारी, तो आप जाके ट्राई कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो अपने डीलर के साथ में, जैसे नीरज जी ने बताया, स्क्रीनशॉट डाल दो तो तुरंत उसका आपको सलूशन मिलेगा। और कोई प्रश्न हो नहीं तो फिर हम अब क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए जाएं। बहुत ही लंबे समय से आप लोगों ने धैर्य बना के हम लोगों के साथ में रहे और अच्छा सेशन किया। बहुत सारे जो हमारे किसान भाइयों के दिमाग में जो आपने क्वेश्चन किए, वो मेरे ख्याल में सबके दिमाग में वो क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो सबको, जिनका आंसर चाहिए था। बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों ने सिलेक्ट करके पूछे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी किसान साथियों के सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तो हम इसी के साथ इस वेबिनार की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। उससे पहले पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने सभी के सवालों का जवाब दिया और सोयाबीन की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सभी को दी। शायद काफी लोग अवगत नहीं थे इन सब जानकारियों से, और ये सेशन को इतना ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए हमारे सभी किसान साथियों का और अन्य सभी जुड़े हुए साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग आपके लिए वेबिनार्स लाते रहेंगे और ऐसे ही दिलचस्प कार्यक्रम हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो हमारे साथ ऐसे जुड़े